अध्याय 1 भारतीय संविधान। किसी देश को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों है? क्या ये सिर्फ वकीलों और नेताओं के लिए एक मोटी सी मुश्किल सी किताब है, या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? आज इसी की गहन पड़ताल करेंगे। ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक तरह का वादा है, एक वादा जो एक देश के लोग खुद से करते हैं कि हम सब मिलकर किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, कौन से आदर्श हमारे लिए सबसे ऊपर रहेंगे। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है उस देश का जिसे हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती क्यों है? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए हमारे स्रोत भारत के पड़ोसी देश नेपाल का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं। हाँ, नेपाल की कहानी ये समझने के लिए एकदम सटीक है। देखिए, 2006 तक वहाँ राजतंत्र था, राजा ही सर्वोच्च शासक था। बिल्कुल। और 1990 का जो उनका संविधान था, वो इसी बात को पक्का करता था कि आखिरी फैसला राजा का ही होगा। लेकिन फिर वहां सालों तक लोकतंत्र के लिए एक जन आंदोलन चला। और 2006 में जाकर लोगों की जीत हुई, राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो अब उनके सामने एक बड़ा सवाल था। देश का सिस्टम तो बदल गया, पर नियम तो वही पुराने थे जो राजतंत्र के हिसाब से बने थे। एग्जैक्टली। और यही संविधान की पहली और सबसे बड़ी जरूरत सामने आती है। नेपाल के लोगों को अब नए नियमों की जरूरत थी, जो उनके नए आदर्शों यानी लोकतंत्र को दर्शाएं। वो अब राजा की सत्ता नहीं, बल्कि जनता का शासन चाहते थे। तो उन्होंने पुराना संविधान हटा दिया। हाँ, उसे हटाकर 2015 में एक बिल्कुल नया संविधान अपनाया गया। ये दिखाता है कि संविधान का पहला काम उन आइडियल्स को, उन आदर्शों को एक शक्ल देना है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को चलाना चाहते हैं। मतलब ये देश की पॉलिटिकल आइडेंटिटी तय करता है। लेकिन सत्ता जिसके भी हाथ में आए, चाहे राजा हो या चुनी हुई सरकार, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी तो कर सकता है। स्रोतों में एक क्लासरूम की कहानी है जो सुनने में तो बड़ी सिंपल है, पर पॉइंट बड़ा गहरा है। सुरेश क्लास का मॉनिटर है, दबंग टाइप का। टीचर के क्लास से बाहर जाते ही वो अनिल नाम के एक लड़के को बेवजह परेशान करना शुरू कर देता है। हाँ, और सिर्फ परेशानी नहीं करता, जब टीचर वापस आती हैं तो अपनी मॉनिटर वाली पावर का इस्तेमाल करके अनिल की झूठी शिकायत भी कर देता है कि वो क्लास में शोर मचा रहा था। हाँ, और उसे सजा दिलवा देता है। ये अब्यूज ऑफ पावर या सत्ता के दुरुपयोग का एक क्लासिक उदाहरण है। तो संविधान इससे कैसे बचाता है? लोकतांत्रिक समाजों में संविधान कुछ कह सकते हैं लक्ष्मण रेखाएं खींच देता है कि आप इससे आगे नहीं जा सकते। हाँ, वो नियम बना देता है जिनसे सरकार या कोई भी नेता अपनी शक्ति का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सकता। और भारतीय संविधान में ये कैसे किया गया है? हमारे यहाँ इस काम के लिए एक पूरा सेक्शन है जिसे हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसे समानता का अधिकार, जो कहता है कि सरकार धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। तो ये नागरिकों के हाथ में एक ढाल की तरह है। बिल्कुल, एक ढाल की तरह। पर सत्ता का दुरुपयोग, मेरा मतलब कोई एक व्यक्ति ही करे ये जरूरी तो नहीं है ना। कई बार तो पूरी भीड़ मिलकर किसी पर अपनी मनमानी थोप देती है। एक और कहानी है क्लासरूम की, जहां लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है। खेल के पीरियड में लड़के कहते हैं कि क्रिकेट खेलना है, लड़कियां कहती हैं कि बास्केटबॉल खेलना है। और फैसला होता है हाथ उठाकर, यानी वोटिंग से। तो जाहिर है लड़के जीत जाते हैं। हाँ, अब जाहिर है लड़के संख्या में ज्यादा हैं तो वो जीत जाते हैं। लड़कियों को मन मारकर क्रिकेट ही देखना पड़ता है। इसे कहते हैं बहुमत की निरंकुशता, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। हाँ, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत की मर्जी नहीं होता। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या असलियत में ऐसा होता है? हमारे सोर्सेज में क्या कोई ऐसे उदाहरण है जहां ये सिस्टम माइनॉरिटीज को बचाने में कामयाब रहा हो? हाँ, बिल्कुल। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि बहुमत वाला समूह अल्पसंख्यकों पर अपनी दादागिरी ना चला सके। इसके लिए कई मैकेनिज्म्स हैं, जैसे अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों को बनाए रखने और चलाने का अधिकार दिया गया है। संविधान ये भी पक्का करता है कि कुछ संसाधन और अवसर माइनॉरिटीज के लिए भी उपलब्ध हों। और ये दबदबा सिर्फ एक धार्मिक समुदाय का दूसरे पर नहीं, बल्कि एक ही समुदाय के अंदर भी हो सकता है। जैसे किसी जाति के भीतर अमीर लोगों का गरीबों पर दबदबा। संविधान इन दोनों तरह के दबदबे को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो संविधान हमें नेताओं से बचाता है, बहुमत की मनमानी से बचाता है, लेकिन स्रोतों में एक तीसरा और सबसे अजीब लगने वाला पॉइंट है कि संविधान हमें खुद से बचाता है। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर बहुत गहरा है। शबनम की कहानी इसे अच्छे से समझाती है। उसे कल के इम्तिहान के लिए 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन उसी समय टीवी पर उसका फेवरेट शो आ रहा है।
वो बड़ी दुविधा में है। सच कहूं तो ये मेरे साथ भी होता है। जब कोई जरूरी काम करना हो और नेटफ्लिक्स पर कोई नई सीरीज आ जाए तो ये खुद को खुद से बचाने वाली बात काफी रिलेटेबल है। शबनम आखिरकार क्या करती है? वो एक फैसला करती है। वो अपने परिवार वालों से कहती है कि आज रात कोई भी टीवी नहीं देखेगा। अच्छा। जब टीवी चलेगा ही नहीं तो उसका मन भी नहीं ललचाएगा और वो पढ़ पाएगी। सब मान जाते हैं और वो अपनी पढ़ाई कर पाती है। यहाँ शबनम ने एक ऐसा फैसला लिया जो शॉर्ट टर्म में उसकी इच्छा के खिलाफ था, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके लिए फायदेमंद था। तो देश के स्तर पर इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि कई बार देश में ऐसी भावनाएं या लहरें उठ सकती हैं जब लोग गुस्से में या जोश में आकर ऐसे फैसले लेना चाहें जो देश के बुनियादी सिद्धांतों को ही नुकसान पहुंचा दें। जैसे हो सकता है कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स से इतने तंग आ जाएं कि उन्हें लगने लगे कि किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना बेहतर होगा, या किसी एक मुद्दे पे इतना गुस्सा हो कि वो किसी समुदाय के सारे अधिकार छीन लेने की बात करने लगे। और संविधान यहाँ एक ब्रेक की तरह काम करता है। बिल्कुल। संविधान देश की बुनियादी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को ऐसे भावनात्मक आवेगों से बचाता है। वो कहता है कि कुछ चीजें इतनी फंडामेंटल हैं, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, नागरिकों के अधिकार, कि उन्हें आप टेम्पररी इमोशंस में आकर या सिंपल मेजॉरिटी से बदल नहीं सकते। ये देश के बेसिक कैरेक्टर को एक तरह से लॉक कर देता है ताकि कोई शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल वेव उसे बहा कर ना ले जाए। तो ये तो समझ आ गया कि संविधान एक शील्ड की तरह है, एक सुरक्षा कवच। पर सवाल ये है कि 75 साल पहले लिखा गया एक दस्तावेज आज के भारत के लिए रेलेवेंट कैसे है? मुझे लगता है इसका जवाब इसके डिजाइन में, इसके कोर फीचर्स में छुपा है। इसे बनाने का काम भी तो कोई आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। 1946 में जो संविधान सभा बनी थी उसमें लगभग 300 सदस्य थे और उनके सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। भारत हजारों साल पुरानी अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, धर्मों का देश था। ऊपर से देश का बंटवारा हो रहा था, दंगे हो रहे थे। ऐसे में एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना जो सबको साथ लेके चल सके, ये एक बहुत बड़ा काम था। तो क्या है वो खास बातें जो भारतीय संविधान को इतना यूनिक बनाती हैं? स्रोत में सबसे पहले संघवाद यानी फेडरलिज्म का जिक्र है। संघवाद का सीधा सा मतलब है कि देश में एक से ज्यादा लेवल पर सरकारें होंगी। जैसे हमारे यहाँ है? हाँ, जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, फिर हर राज्य की अपनी सरकार है, और फिर शहरों में नगरपालिका और गांव में पंचायतें हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत का सिस्टम प्योर फेडरल नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे क्वाजी फेडरल कहते हैं। क्वाजी फेडरल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि नॉर्मल टाइम्स में तो राज्यों के पास अपनी काफी शक्तियां हैं। जैसे पुलिस? हाँ, जैसे पुलिस, खेतीबाड़ी, इन पर वो अपने कानून बना सकते हैं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में सिस्टम पूरी तरह सेंट्रलाइज हो जाता है और ज्यादातर शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। अच्छा। संविधान सभा में इस बात पर बहुत लंबी बहस हुई थी कि भारत की एकता को बनाए रखने के लिए केंद्र को कितना मजबूत रखना चाहिए, और ये पावर बैलेंस आज भी केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बना रहता है। ठीक है। दूसरा बड़ा फीचर है संसदीय शासन पद्धति। मतलब सरकार के हर स्तर पर प्रतिनिधियों को लोग खुद चुनेंगे, और इसके लिए संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज दिया। मतलब हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, किसी भी जाति या धर्म का हो। और ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी क्यों? क्योंकि दुनिया के कई बड़े बड़े लोकतंत्रों ने भी अपने सभी नागरिकों, खासकर महिलाओं और गरीबों को एक साथ वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? उस समय तो देश में साक्षरता बहुत कम थी। क्या संविधान सभा में इस पे कोई बहस नहीं हुई थी कि क्या आम भारतीय इस अधिकार का सही इस्तेमाल कर पाएगा? ये सवाल बहुत जोर शोर से उठा था। कई लोगों का मानना था कि ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन संविधान निर्माताओं का, खासकर नेहरू और अंबेडकर जैसे नेताओं का भारतीय जनता पर गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई ने आम लोगों को राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक बना दिया है, और यह अधिकार सिर्फ लोकतांत्रिक सोच को ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर जो समाज में ऊंच नीच की दीवारें हैं, उन्हें तोड़ने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, लेकिन एक बार चुन लिए जाने के बाद उन्हें बेलगाम शक्ति का इस्तेमाल करने से कैसे रोका जाए? मुझे लगता है सोर्सेज में इसका भी जवाब है। शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और विधायक जिनका काम है कानून बनाना। दूसरी है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यानी प्रधानमंत्री, मंत्री और सरकारी अफसर, जिनका काम है उन कानूनों को लागू करना। और तीसरी है न्यायपालिका, जुडिशरी,
यानी हमारे कोर्ट्स, जी। जिनका काम है कानून की व्याख्या करना और विवादों को सुलझाना। और ये तीनों एक दूसरे पर नजर भी रखते हैं। बिल्कुल, इसे ही चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम कहते हैं। हर अंग दूसरे अंग पर एक तरह का अंकुश रखता है। अच्छा। और यहीं पर न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आइडिया बहुत पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ही रद्द कर सकती है। तो न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की गार्डियन बन जाती है। हाँ, कह सकते हैं। और ये हमें चौथे और सबसे जरूरी फीचर पर लाता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। स्रोत कहते हैं कि इसे संविधान की अंतरात्मा या कॉन्शियंस भी कहा जाता है। सही कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इन अधिकारों के 2 मकसद हैं। पहला, कि हर नागरिक अपने इन अधिकारों का दावा कर सके, इनके लिए लड़ सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस संस्था के लिए बाइंडिंग हो जिसे कानून बनाने की शक्ति दी गई है। मतलब सरकार भी इनकी अवहेलना नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। अगर सरकार आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अनरीजनेबल रोक लगाती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखे राइट्स नहीं है, ये एनफोर्सेबल हैं। और आखिर में 5वां लक्षण है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। मतलब राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से काफी अलग है। वो कैसे? पश्चिम में धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सरकार और धर्म एक दूसरे के मामलों में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। मतलब एक मजबूत दीवार होगी दोनों के बीच। और भारत में? भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य धर्म से एक प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस या सैद्धांतिक दूरी बनाकर रखता है। सैद्धांतिक दूरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आमतौर पर तो राज्य धार्मिक मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन अगर किसी धर्म के नाम पर कोई भेदभाव या कुप्रथा चल रही हो, जैसे छुआछूत, तो समाज सुधार के लिए राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसी तरह अगर किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा या संस्कृति बचाने के लिए मदद की जरूरत है, तो राज्य उनकी मदद भी कर सकता है। अच्छा। तो ये दखल न देने और जरूरत पड़ने पर दखल देने का एक बहुत ही न्यूआंस्ड बैलेंस है। तो इन स्रोतों के जरिए हमने समझा कि संविधान सिर्फ नियमों की एक सूखी सी किताब नहीं है। यह उन आदर्शों का एक जिंदा दस्तावेज है जिन्हें हम एक देश के रूप में पाना चाहते हैं। यह सत्ता के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है और ये देश को चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा देता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना जरूरी है। स्रोत में डॉक्टर अंबेडकर का एक बयान है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है। उनका मानना था कि संविधान में भले ही अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए कानून बना दिए गए हों, फिर भी वे बेफिक्र नहीं हो सकते, क्योंकि इन कानूनों को लागू करने वाले अधिकारी तो ज्यादातर सवर्ण हिंदू ही होंगे। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है, क्या सिर्फ एक बहुत अच्छी तरह से लिखा गया संविधान ही काफी है, या फिर उसे जमीन पर लागू करने वाले लोगों की नीयत, उनकी सोच और उनकी विविधता उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती है? अध्याय 2, धर्मनिरपेक्षता की समझ। चलिए एक कल्पना से शुरुआत करते हैं। सोचिए कोई अमेरिका के किसी ऐसे इलाके में रहता है जहां ईसाई कट्टरपंथ बहुत ताकतवर है और वो व्यक्ति हिंदू या मुसलमान है। वो वहां का नागरिक है, लेकिन सिर्फ धर्म अलग होने की वजह से उसे कोई किराए पर मकान नहीं देना चाहता। अच्छा। और जब वो इस भेदभाव की शिकायत करता है तो उसे जवाब मिलता है, ये देश तुम्हारा नहीं है, भारत लौट जाओ। कैसा महसूस होगा? जाहिर है बहुत ही बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा और कहीं ना कहीं बेबसी भी महसूस होगी। बिल्कुल, लगेगा कि अपने ही देश में पराया कर दिया गया। जी। और ऐसी स्थिति में देखिए 2 तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। एक तो बदले की भावना कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा ही दूसरों के साथ भी होना चाहिए। हाँ। कि जहां हिंदू या मुसलमान ज्यादा हैं वहां ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही हो। या फिर दूसरी सोच हो सकती है कि नहीं, ये गलत है, किसी के साथ भी किसी भी धर्म के आधार पर ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। और ये दूसरी सोच कि राज्य यानी सरकार की नजर में सब बराबर होने चाहिए, मतलब धर्म एक व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। यही तो धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। आज की हमारी चर्चा इसी पेचीदा और बहुत जरूरी विषय पर है। तो आज हम उन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे जो बताते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और खास तौर पर भारतीय संदर्भ में इसके क्या मायने हैं। जी, और हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि आखिर धर्म को राज्य की सत्ता से अलग रखना इतना जरूरी क्यों है। तो इसी सवाल से शुरू करते हैं। इतिहास और आज की दुनिया को देखें
तो इसकी जरूरत मतलब साफ नजर आती है। बिल्कुल, हमारे सामने जो जानकारी है उसमें जर्मनी का उदाहरण है, जहां हिटलर ने यहूदियों पर जो जुल्म ढाए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका धर्म अलग था। हाँ, लाखों लोगों को मार दिया गया। ये एक भयावह याद दिलाता है कि जब सत्ता और धर्म एक हो जाते हैं तो क्या हो सकता है। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है जो इसे और भी ज्यादा चिंताजनक बना देती है। आज भी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां ये हो रहा है। जैसे स्रोत बताते हैं कि इज़राइल में, जिसे एक यहूदी राज्य माना जाता है, वहां मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अक्सर अच्छा व्यवहार नहीं होता। या सऊदी अरब को देखिए, जहां गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने तक की मतलब इजाजत नहीं है। और वो सार्वजनिक जगह पर पूजा पाठ भी नहीं कर सकते। नहीं, उसके लिए भी इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इन सभी उदाहरणों में एक बात कॉमन है, राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा दे रहा है, उसे आधिकारिक दर्जा दे रहा है, और जैसे ही ऐसा होता है दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भेदभाव, उत्पीड़न और यहाँ तक कि जान का खतरा भी बढ़ जाता है। जी, तो हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का जन्म ही इस विचार से हुआ कि हर किसी को अपने धर्म को मानने या न मानने की आज़ादी हो, बिना किसी डर के। और राज्य इसमें दखल ना दे। हाँ, राज्य तटस्थ रहेगा। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। हमारा संविधान भी तो यही कहता है। जी, भारतीय संविधान भी सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, और यही एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज की नींव है। तो फिर लोकतंत्र में धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? मतलब ऐसा क्या खास है लोकतंत्र में जो इसे इतना जरूरी बना देता है? इसकी सबसे बड़ी और सीधी वजह है बहुमत की निरंकुशता को रोकना। टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। हाँ, वही। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में बहुमत की सरकार बनती है। अब अगर उस देश में किसी एक धर्म के लोग बहुमत में हैं, तो खतरा है। तो इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि सत्ता में आने के बाद वो सरकारी ताकत और आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। और दूसरे धर्म के लोगों को दबाने के लिए? जी, मतलब वो ऐसे कानून बना सकते हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हों, उन्हें सरकारी नौकरियों से बाहर रख सकते हैं, या उनके त्योहारों पर पाबंदी लगा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। और ये तो सीधे सीधे उन मौलिक अधिकारों का हनन है जो एक लोकतंत्र अपने हर नागरिक को देता है, चाहे उसका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। सही कहा। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प पहलू है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो क्या? धर्म को राज्य से अलग रखना सिर्फ अलग-अलग धर्मों के बीच के रिश्ते के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि एक ही धर्म के अंदर लोगों की आजादी के लिए भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। मतलब ये सिर्फ हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई के बीच शांति के लिए नहीं है, बल्कि एक ही धर्म के अंदर सुधार लाने का रास्ता भी खोलता है। बिल्कुल। इसे थोड़ा और समझाइए। मतलब ये कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने, दूसरा धर्म अपनाने या अपने ही धर्म की मान्यताओं की अलग तरह से व्याख्या करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अच्छा। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका छुआछूत का उदाहरण है जो हमारे सामने है। सोचिए, अगर हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र होता और सत्ता उन हिंदुओं के हाथ में होती जो छुआछूत को धर्म का हिस्सा मानते, तो ऐसे में अगर कोई हिंदू समाज सुधारक जो खुद भी हिंदू है इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश करता, तो उसके लिए ये लगभग नामुमकिन हो जाता। हाँ, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग कहते कि आप धर्म में दखल दे रहे हैं और आपको इसका कोई हक नहीं है। बिल्कुल। उसे अपने ही समुदाय का भारी विरोध झेलना पड़ता। वो कह सकते थे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या है और किसी को इसे बदलने का अधिकार नहीं है। सही बात है। जब राज्य धर्म से अलग रहता है तो वह यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी जा सके। ये समाज में सुधार की गुंजाइश बनाए रखता है। तो अब आते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर। हमने ये तो समझ लिया कि ये जरूरी क्यों है, लेकिन भारत का मॉडल दुनिया के बाकी देशों से अलग कैसे है? देखिए, भारतीय संविधान साफ कहता है कि भारतीय राज धर्मनिरपेक्ष रहेगा, और इसे हासिल करने के लिए 3 मुख्य उद्देश्य तय किए गए हैं। पहला तो यही होगा कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे को ना दबाए। जी। और दूसरा, जो हमने अभी छुआछूत के उदाहरण में समझा, कि कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे सदस्यों को ना दबाएं। हाँ। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, राज्य न तो किसी खास धर्म को किसी पर थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ठीक है, उद्देश्य तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन्हें असलियत में लागू कैसे किया जाता है? इसी के लिए भारतीय राज्य 3 अलग-अलग और कभी-कभी एक दूसरे के बिल्कुल उलट लगने वाले तरीके अपनाता है। अच्छा।
पहला तरीका है खुद को धर्म से दूर रखने की रणनीति। इसका मतलब है कि भारत में सरकार की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और ना ही सरकार किसी एक धर्म को समर्थन देती है। बिल्कुल। इसीलिए हम देखते हैं कि सरकारी दफ्तरों, पुलिस थानों, अदालतों या सरकारी स्कूलों में किसी एक धर्म को बढ़ावा देने वाले प्रतीकों या प्रार्थनाओं की उम्मीद नहीं की जाती। वो सबके लिए है। जी। अब दूसरा तरीका देखिए जो है अहस्तक्षेप की नीति। नॉन इंटरफेरेंस। हाँ, इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट दे सकता है, ताकि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन कर सकें। जी। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। दिल्ली में कानून के हिसाब से हर किसी को टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट पहनना जरूरी है। अनिवार्य है। लेकिन परमजीत, जो एक सिख युवक है, उसे हेलमेट पहनने से छूट दी गई। हाँ, क्योंकि सिख धर्म में पगड़ी पहनना एक बहुत जरूरी धार्मिक उसूल माना जाता है। तो यहाँ राज्य ने उनकी धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए कानून में हस्तक्षेप नहीं किया। सही। और अब आता है तीसरा तरीका, जो भारतीय मॉडल को सबसे अनूठा और सबसे ज्यादा विवादास्पद भी बनाता है। और वो क्या है? ये है हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप, एक मिनट। जी, इंटरवेंशन। यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी हुई। एक तरफ आप कह रही हैं कि राज्य दखल नहीं देगा, यानी हस्तक्षेप, और दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि वो दखल देगा। ये तो विरोधाभासी लगता है ना? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आत्मा है। अच्छा। इसका मतलब है कि सामाजिक सुधार और बराबरी लाने के लिए राज्य धर्म में दखल दे भी सकता है। अच्छा, तो जरूरत पड़ने पर। हाँ, जैसे छुआछूत की प्रथा, ये सदियों से हिंदू धर्म का हिस्सा मानी जाती थी, लेकिन ये समानता और सम्मान के मौलिक अधिकार के खिलाफ थी। इसलिए संविधान ने इस पर पाबंदी लगा दी। यहाँ राज्य ने निचली जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म की एक सामाजिक कुरीति में सीधा हस्तक्षेप किया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की दखल अंदाजी का आधार ये है कि कहीं किसी धार्मिक प्रथा से किसी दूसरे नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। एकदम सही। जैसे संपत्ति में बराबर हिस्से का अधिकार। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ में भी बदलाव कर सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ भारतीय राज्य धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार भी देता है और उन्हें कुछ मामलों में आर्थिक मदद भी देता है। ये भी हमारे मॉडल का एक हिस्सा है। तो ये जो प्रिंसिपल डिस्टेंस या सैद्धांतिक फासले की बात स्रोतों में की गई है, उसका मतलब यही है जी, कि भारत में अमेरिका की तरह धर्म और राज्य के बीच कोई सख्त दीवार नहीं है। ये एक लचीली दूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अमेरिकी मॉडल और भारतीय मॉडल में यही सबसे बड़ा फर्क है। कैसे? अमेरिकी संविधान का पहला संशोधन सरकार को ऐसे कानून बनाने से साफ तौर पर रोकता है जो किसी धार्मिक संस्थान का पक्ष लेते हों। वहाँ राज्य और धर्म के बीच अलगाव बहुत सख्त है। एक दीवार की तरह। हाँ, एक मोटी दीवार। वो एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दे सकते। सरकार किसी धार्मिक स्कूल को पैसा नहीं दे सकती। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिकी मॉडल में राज्य बस आंख मूंद कर बैठा रहता है, भले ही धर्म के नाम पर कुछ गलत हो रहा हो? एक तरह से कह सकते हैं, उनकी अप्रोच अलग है। और भारतीय मॉडल ज्यादा सक्रिय है, जो समानता और न्याय जैसे आदर्शों को लागू करने के लिए जरूरत पड़ने पर धर्म की सीमाओं के अंदर भी कदम रख सकता है। हाँ, कह सकते हैं। भारतीय मॉडल ये मानता है कि धर्म हमारे समाज का एक बहुत गहरा हिस्सा है और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए राज्य धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। ये दूरी इस बात से तय होती है कि संविधान के जो मूल आदर्श हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय, उनका पालन हो रहा है या नहीं। अच्छा। अगर कोई धार्मिक प्रथा इन आदर्शों को तोड़ती है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा, अगर नहीं तो वो अहस्तक्षेप की नीति अपनाएगा। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता कोई आसान या सीधा साधा विचार नहीं है। ये एक बहुत ही अनूठी और जटिल व्यवस्था है। बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ धर्म और राजनीति को अलग अलग डिब्बों में बंद करना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है धार्मिक दबदबे को रोकना, चाहे वो एक धर्म का दूसरे पर हो या एक ही धर्म के अंदर ताकतवर लोगों का कमजोर लोगों पर हो। ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ संविधान में अच्छे सिद्धांत लिख देने से समाज बदल नहीं जाता। हाँ, ये तो है। हम सब जानते हैं कि इन संवैधानिक व्यवस्थाओं के बावजूद समाज में अधिकारों का उल्लंघन होता रहता है। बिल्कुल होता है। लेकिन इन सिद्धांतों का ज्ञान हमें ऐसे उल्लंघनों के प्रति संवेदनशील बनाता है,
ये हमें एक पैमाना देता है, एक ढांचा देता है। जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है। हाँ, और हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने का हक है। और जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में फ्रांस का एक दिलचस्प उदाहरण है। 2004 में वहां एक कानून बनाया गया जिसके तहत सरकारी स्कूलों में छात्र किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह पहनकर नहीं आ सकते, जैसे इस्लामी बुर्का या हिजाब, यहूदी टोपी या बड़े ईसाई क्रॉस। हाँ, इन सब पर रोक लगा दी गई। उनका तर्क था कि सार्वजनिक जगहों पर सब एक समान दिखने चाहिए और धर्म को निजी जीवन तक सीमित रखना चाहिए। तो सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ फ्रांस का मॉडल है जो सार्वजनिक जीवन से धार्मिक प्रतीकों को हटाकर समानता लाने की कोशिश करता है, और दूसरी तरफ भारत का मॉडल है जो पगड़ी जैसे प्रतीकों को समायोजित करता है, उन्हें जगह देता है। तो सवाल यही है कि एक सहिष्णु और समावेशी समाज बनाने के लक्ष्य को कौन सा दृष्टिकोण बेहतर ढंग से पूरा करता है। और ये भी कि क्या समानता का मतलब एक जैसा दिखना है या अपने अंतरों के साथ बराबर होना है। अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। आज वोट देना हमें बहुत आसान लगता है, लेकिन ये अधिकार हमें मिला कैसे? ये हमेशा से तो नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये समझने के लिए हमें 100 साल से भी ज्यादा पीछे जाना होगा, ब्रिटिश राज में। उस वक्त और आज में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क था। तब सरकार से सवाल पूछना या उनकी किसी नीति की आलोचना करना मतलब खतरे से खाली नहीं था, एक डर का माहौल था। स्वतंत्रता आंदोलन ने सबसे पहले इसी डर को तोड़ा। अच्छा, मतलब लोगों ने बोलना शुरू किया, अपनी मांगे रखनी शुरू की। हाँ, और मांगे बहुत सीधी थीं। 1885 में ही सोचिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि हमें भी अपने प्रतिनिधि चुनने का हक चाहिए। 1885 में ही? जी, ऐसे लोग जो विधायिका में बैठकर बजट पर सवाल कर सकें, ये पूछ सकें कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। तो क्या अंग्रेजों ने ये मांग मान ली थी? दबाव में आकर, पर थोड़ा बहुत। 1909 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। उसने कुछ चुने हुए भारतीयों को विधायिका में जगह तो दी, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। वो कैसे? पहली बात तो ये कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ कुछ अमीर या पढ़े लिखे लोग ही वोट दे सकते थे। और दूसरी बात, इन चुने हुए प्रतिनिधियों के पास कोई असली ताकत नहीं थी। लेकिन इसने एक उम्मीद तो जगा दी होगी कि बदलाव मुमकिन है। बिल्कुल। स्वतंत्रता सेनानियों का विश्वास यहीं से मजबूत हुआ कि आजाद भारत में ऐसा नहीं चलेगा। उन्हें यकीन था कि देश का हर नागरिक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, उसमें समझ है, उसमें इतनी समझ है कि वो अपने लिए सही फैसले ले सके। और इसी विश्वास का नतीजा था हमारा संविधान। हाँ, जब हमारा संविधान बन रहा था तो बनाने वालों ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब कोई भेदभाव नहीं होगा, देश का हर वयस्क नागरिक वोट देगा। इसी को हम किताबी भाषा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, पर असल में इसका मतलब था सत्ता को राजाओं और अंग्रेजों के हाथ से निकालकर सीधे आम जनता के हाथ में देना। ठीक है, तो जनता ने वोट देकर अपने नुमाइंदों यानी सांसदों को चुन लिया। ये सब पहुंच गए दिल्ली। तो ये जो 543 लोग हैं, ये मिलकर संसद कैसे बनाते हैं? इसका स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, संसद सिर्फ इन 543 लोगों का ग्रुप नहीं है। भारतीय संसद के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा वो है जिसके लिए हम और आप सीधे वोट करते हैं। अच्छा। इसीलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल या लोगों का सदन भी कहते हैं। ये 543 सांसद यहीं बैठते हैं। लोकसभा तो समझ आ गई, वो सीधे हमसे जुड़ी है। लेकिन ये राज्यसभा, ये हमेशा मुझे थोड़ी रहस्यमयी लगती है। इसके सदस्य कहाँ से आते हैं? हम तो इन्हें वोट नहीं देते। आपका सवाल बिल्कुल सही है, और यहीं पर हमारे सिस्टम की खूबसूरती दिखती है। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की परिषद कहते हैं। राज्यों की परिषद? हाँ, इसके सदस्यों को हम नहीं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए विधायक यानी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। ये एक तरह से राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं दिल्ली में। तो इसका मकसद क्या है? जब हमने सीधे अपने सांसद चुन ही लिए हैं, तो फिर एक और सदन की क्या जरूरत? ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। सोचिए, लोकसभा तो सीधे जनता के मूड पर चलती है। वहां जोश होता है, कभी कभी जल्दबाजी भी हो सकती है। कोई सरकार बहुमत के नशे में शायद कोई ऐसा कानून बना दे जो देश के किसी हिस्से या किसी राज्य के लिए ठीक ना हो। राज्यसभा, जो राज्यों के नजरिए से देखती है और जिसमें ज्यादातर अनुभवी लोग होते हैं, उस पर ब्रेक लगा सकती है।
अच्छा। किसी भी कानून को पास होने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी जरूरी है। मतलब ये हमारे लोकतंत्र को ज्यादा स्थिर और मजबूत बनाता है, एक तरह का चेक एंड बैलेंस, खासकर तब जब सरकार का लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में ना हो। तब तो असली खींचतान होती होगी। बिल्कुल, और यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। हर बिल पर ज्यादा गहरी और अलग अलग नजरियों से बहस होती है। तो ठीक है, ये 543 लोग दिल्ली पहुंच गए, अब क्या? इनका पहला काम चाय नाश्ता करना तो नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार कौन बनाएगा। हाँ, यहीं से असली खेल शुरू होता है। सरकार बनाने का सीधा सा गणित है बहुमत। 543 में से जिसके पास 272 या उससे ज्यादा सांसदों का समर्थन है, वो सरकार बनाएगा। उस दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और फिर प्रधानमंत्री अपनी टीम चुनते हैं, यानी अलग अलग मंत्री जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा जैसे मंत्रालय संभालते हैं। सही कहा, लेकिन आजकल राजनीति उतनी सीधी नहीं रही। एक जमाना था, जैसे हमारे स्रोतों में 1962 के चुनाव का नतीजा है, जब कांग्रेस ने अकेले 338 सीटें जीती थी। अरे वाह! तब फैसले लेना आसान था, पर अब गठबंधन का दौर है। मतलब जब किसी एक पार्टी को 272 का वो जादुई आंकड़ा नहीं मिलता। बिल्कुल, तब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, जैसे 2009 में यूपीए के साथ हुआ था। इसमें सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, बहुत मोल भाव होता है, और कभी-कभी सरकारें कमजोर भी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा अपने सहयोगियों को खुश रखना पड़ता है। ठीक है, तो सरकार बन गई, अब क्या संसद का काम खत्म, या यहीं से उसका सबसे जरूरी काम शुरू होता है? यहीं से उसका सबसे जरूरी और लगातार चलने वाला काम शुरू होता है। सरकार पर नजर रखना, उसे कंट्रोल करना, उससे सवाल पूछना। सरकार बना देना एक काम है, उसे जवाबदेह बनाए रखना रोज का काम है। और इसका सबसे बड़ा हथियार है प्रश्नकाल, यानी क्वेश्चन आवर, जिसके बारे में हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। हाँ, प्रश्नकाल संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है। जब भी संसद चलती है, हर दिन का पहला घंटा इसी के लिए होता है। इस 1 घंटे में कोई भी सांसद, खासकर विपक्ष का सांसद, किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय के काम को लेकर तीखे से तीखे सवाल पूछ सकता है। तो ये वो 1 घंटा है जब सरकार को बिना तैयारी के जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं, ये पार्लियामेंट्री थिएटर का सबसे अच्छा रूप है, लेकिन इसके नतीजे असली होते हैं। एक अच्छा सवाल पूरी सरकार को हिला सकता है, किसी बड़े घोटाले को सामने ला सकता है, या किसी गलत नीति को बदलने पर मजबूर कर सकता है। यहीं पर विपक्ष की भूमिका सबसे अहम होती है। सरकार की कमियों को देश के सामने लाना। बिल्कुल। और पैसों के मामले में भी तो संसद का पूरा कंट्रोल होता है ना? ये सरकार पर नियंत्रण का सबसे बड़ा जरिया है। सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपए भी खर्च नहीं कर सकती। हर साल बजट के जरिए उसे संसद को बताना पड़ता है कि वो पैसा कहाँ से लाएगी और कहाँ खर्च करेगी, और संसद की मंजूरी के बिना वो पैसा निकाला नहीं जा सकता। ये सुनिश्चित करता है कि जनता का पैसा जनता के काम में ही लगे। चलिए, अब इस पूरी प्रक्रिया को, खासकर कानून बनाने की प्रक्रिया को, एक असली कहानी से समझते हैं। ये कहानी है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की। ये दिखाती है कि कैसे एक विचार समाज से उठकर संसद तक पहुंचता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि ये इस मिथक को तोड़ता है कि कानून सिर्फ बंद कमरों में बनते हैं। इसकी कहानी 1990 के दशक में शुरू हुई, जब देश भर के महिला संगठन ये महसूस कर रहे थे कि महिलाओं को घर के अंदर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए कोई मजबूत कानून है ही नहीं। मतलब शारीरिक हिंसा को अपराध तो माना जाता था, लेकिन घरेलू हिंसा की कोई साफ परिभाषा नहीं थी। और जो भावनात्मक या आर्थिक शोषण होता था, वो तो कानून की नजर में आता ही नहीं था। बिल्कुल। महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थीं, तो इन संगठनों ने आवाज उठानी शुरू की, जनसुनवाई की, अपनी रिपोर्टें बनाई। फिर 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव नाम के वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने देश भर में घूम कर लोगों से बात की और एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया, घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक। अरे वाह! तो ये पहल सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि सीधे नागरिकों की तरफ से हुई थी। जी हाँ, और यही इस कहानी का सबसे मजबूत पहलू है। इस ड्राफ्ट को सरकार को सौंपा गया। दबाव में आकर सरकार 2002 में संसद में एक बिल लेकर आई। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आया। क्या हुआ? महिला संगठनों ने उस बिल को देखा और उसे
उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वो बिल नहीं है जो हमने मांगा था। सरकार ने इसके सबसे जरूरी प्रावधानों को हटाकर इसे बहुत कमजोर कर दिया है। एक मिनट, तो इतनी मेहनत के बाद सरकार ने एक कमजोर बिल पेश कर दिया? ये तो बहुत निराशाजनक है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तब संसद की एक और ताकत सामने आई, संसदीय स्थायी समिति। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये समितियां क्या करती हैं? अब कोई बिल बहुत विवादास्पद होता है तो उसे इन समितियों के पास भेज दिया जाता है। समिति उस बिल पर एक्सपर्ट्स, कार्यकर्ताओं और आम लोगों से राय लेती है। इसने भी वही किया। समिति ने महिला संगठनों को बुलाया, उनकी एक-एक बात सुनी और फिर एक नई रिपोर्ट तैयार की जिसमें ज्यादातर मांगों को शामिल कर लिया गया था। तो समिति ने एक पुल का नाम किया, नागरिकों की मांगों और संसदीय प्रक्रिया के बीच। बिल्कुल। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2005 में एक नया मजबूत बिल संसद में पेश किया गया। वो दोनों सदनों से पास हुआ और 2006 में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण कानून के रूप में लागू हो गया। और इस कानून ने पहली बार महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को कानूनी मान्यता दी और घरेलू हिंसा की परिभाषा को बहुत बड़ा कर दिया, जिसमें शारीरिक, मानसिक, यौन और आर्थिक हर तरह के शोषण को शामिल किया गया। तो ये पूरी यात्रा जो 1 दशक से ज्यादा चली, ये साफ दिखाती है कि अगर नागरिक अपनी आवाज को संगठित तरीके से उठाएं, तो वे संसद को भी अपनी बात सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन एक और स्थिति के बारे में सोचते हैं। क्या होता है जब संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संवैधानिक रूप से तो ठीक हो, लेकिन बहुत अलोकप्रिय हो? लोगों के एक बड़े हिस्से को लगे कि ये गलत है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का राज नहीं होता। हमारे स्रोतों में इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है सड़कों पर पटरी लगाने या फेरी वालों को लेकर बने कानून। हाँ, ये तो हर शहर की कहानी है। एक तरफ हमें साफ सुथरे फुटपाथ चाहिए ताकि हम चल सकें, जो कि सही भी है, लेकिन दूसरी तरफ उन लाखों फेरी वालों की रोजी रोटी है जो हमें सस्ती और जरूरी चीजें हमारे दरवाजे तक पहुंचाते हैं। ये एक क्लासिक दिल और दिमाग की लड़ाई है। बिल्कुल। जब कोई कानून किसी एक समूह के हक में और दूसरे के खिलाफ जाता है तो विवाद होता है, और लोकतंत्र नागरिकों को ये हक देता है कि वो ऐसे कानूनों से अपनी असहमति जता सकें। वे कह सकते हैं, हमें ये कानून मंजूर नहीं है। पर वो ये कहेंगे कैसे? विरोध प्रदर्शन, धरने? ये सभी तरीके हैं। वे जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी पर बहस कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग एक साथ ये मानने लगते हैं कि कोई गलत कानून बन गया है, तो संसद पर भी दबाव बनता है कि वो इस पर दोबारा सोचे। सही है। कई बार सरकारें ऐसे कानूनों को वापस भी लेती हैं या उनमें बदलाव करती हैं। और अगर फिर भी बात ना बने तो क्या कोई और रास्ता है? हाँ, आखिरी और सबसे शक्तिशाली रास्ता है अदालत का। नागरिक कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं ये कानून संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, जैसे समानता के अधिकार के खिलाफ। अगर कोर्ट को ये बात सही लगती है तो वो उस कानून को बदल सकती है या उसे पूरी तरह रद्द भी कर सकती है। इसका कोई मजबूत ऐतिहासिक उदाहरण है? बिल्कुल है। 1 दिसंबर 1953 को अमेरिका में रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने बस में एक गोरे आदमी के लिए अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया था। वो एक अन्यायपूर्ण कानून का शांति से विरोध कर रही थी। उनके उस एक न ने पूरे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की आग लगा दी। नतीजा ये हुआ कि सालों बाद 1964 में ऐसा कानून बना जिसने नस्ल के आधार पर हर तरह के भेदभाव को खत्म कर दिया। वाह, जगह बदल जाती है, कानून बदल जाते हैं, लेकिन सिद्धांत वही रहता है। एक सच्चा लोकतंत्र अपने नागरिकों को अन्यायपूर्ण सत्ता के खिलाफ न कहने का अधिकार देता है। तो आज की चर्चा से ये बात एकदम साफ है कि एक नागरिक के तौर पर हमारा काम सिर्फ वोट डालने पर खत्म नहीं होता, वो तो बस शुरुआत है। उसके बाद हमें लगातार देखना होता है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि संसद में क्या कर रहे हैं, हमारी आवाज उठा भी रहे हैं या नहीं। अखबारों, टीवी और दूसरे माध्यमों से उन पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। लोगों की जितनी ज्यादा हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, संसद को अपना काम सही ढंग से करने में उतनी ही मदद मिलेगी। लोकतंत्र कोई दर्शक खेल नहीं है, ये एक भागीदारी वाला खेल है। आज की इस पूरी चर्चा पर सोचते हुए एक सवाल मेरे मन में अटक गया है। घरेलू हिंसा कानून बनने की प्रक्रिया लंबी और जटिल थी।
उसमें जमीनी काम, ड्राफ्टिंग और संसदीय समिति के साथ विचार विमर्श में कई साल लग गए। आज हम सोशल मीडिया और तेज सूचना के युग में जी रहे हैं। आपको क्या लगता है, नागरिक मांगों और संसदीय कार्रवाई के बीच का ये रिश्ता अब कैसे बदल सकता है? क्या टेक्नोलॉजी इस प्रक्रिया को और तेज और सीधा बना सकती है, या इसमें वो जरूरी गहरी बहस और विचार विमर्श खो जाने का खतरा है जो एक स्थायी समिति जैसी संस्था सुनिश्चित करती है? अध्याय 4 न्यायपालिका इकाई। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हमें अदालतों की जरूरत ही क्यों है? अगर कोई झगड़ा हो तो लोग आपस में सुलझा लें, सरकार है, पुलिस है, फिर कोर्ट क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब एक बहुत जरूरी आइडिया में छिपा है, जिसे कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी ताकतवर हो या किसी भी पद पर हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। मतलब कानून सब पर एक बराबर लागू होता है? एकदम। और इसी बात को हकीकत में लागू करने का काम अदालतों का है। सही बात है। और इसके लिए अदालतें मुख्य रूप से 3 बड़े काम करती हैं। पहला, जैसा आपने कहा, झगड़े सुलझाना। ये 2 लोगों के बीच हो सकता है, एक नागरिक और सरकार के बीच, या 2 राज्य सरकारों के बीच भी। हाँ, और तीसरा काम जो मुझे लगता है सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद भी है, वो है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। हाँ, ये न्यायपालिका की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इसका मतलब है कि अगर संसद यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो अदालत उस कानून को रद्द कर सकती है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के फैसले को कुछ जज पलट सकते हैं? ये तो लोकतंत्र में एक तरह का हाँ, टकराव पैदा कर सकता है, और ये बहस हमेशा चलती है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी भी है। अच्छा। देखिए, न्यायिक समीक्षा एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। ये सुनिश्चित करती है कि बहुमत की सरकार अपनी मनमानी न कर सके और संविधान के मूल ढांचे को न बदल दे। ये शक्ति मिली है ये याद दिलाने के लिए कि संसद संप्रभु है, लेकिन संविधान सर्वोच्च है। और इसी शक्ति को लेकर अक्सर सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये जाहिर है कि अदालत के पास बहुत शक्ति है, लेकिन ये शक्ति तभी काम की है जब जज बिना किसी डर या दबाव के फैसला ले सकें। मतलब मान लीजिए किसी बड़े नेता ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया, आप कोर्ट गए, लेकिन जज साहब उस नेता के दोस्त निकले या उनसे डरे हुए हैं, तो फिर इंसाफ कैसे मिलेगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसीलिए संविधान में शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत अपनाया गया है। इसका मतलब है कि सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो कानून बनाती है, लागू करती है और जो न्याय करती है। हाँ, और ये तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदालतें सरकार के मातहत काम नहीं करती? बिल्कुल नहीं। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी काफी हद तक स्वतंत्र रखी गई है, और एक बार कोई जज नियुक्त हो जाता है तो उसे पद से हटाना लगभग नामुमकिन होता है। अच्छा। ये प्रक्रिया जानबूझकर इतनी मुश्किल बनाई गई है ताकि कोई सरकार किसी जज को इसलिए ना हटा सके क्योंकि उसका फैसला उसे पसंद नहीं आया। यही स्वतंत्रता जजों को बिना किसी डर या पक्षपात के फैसले लेने की हिम्मत देती है। ठीक है, तो ये सिस्टम स्वतंत्र है। अब जरा इसके ढांचे को समझते हैं। हम सबने सुना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये एक पिरामिड जैसा है ना? हाँ, ये एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जिसका मतलब है कि सभी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सबसे निचले स्तर पर है अधीनस्थ या जिला अदालतें। देश में हजारों की संख्या में है और ज्यादातर लोगों का पहला वास्ता इन्हीं से पड़ता है। और इनके ऊपर? इनके ऊपर हर राज्य में एक उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट होता है, जो उस राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है। देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। 25? हाँ, और एक दिलचस्प तथ्य ये है कि भारत में पहले 3 हाई कोर्ट 1862 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में अंग्रेजों ने स्थापित कर दिए थे। और इस पिरामिड के शिखर पर है देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। जी, जो नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यानी उसी दिन जब भारत एक गणतंत्र बना। हाँ, बिल्कुल। एक सांकेतिक तारीख थी ये बताने के लिए कि गणतंत्र में सर्वोच्च सत्ता संविधान और कानून की होगी,
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की बाकी सभी अदालतों को मानना पड़ता है। तो ये सिर्फ अलग अलग लेवल नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब अगर आपको निचली अदालत का फैसला सही नहीं लगा तो कहानी वहां खत्म नहीं होती। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव को, जिसे अपील की व्यवस्था कहते हैं, समझने के लिए 1980 का सुधा गोयल दहेज हत्या का मामला एक बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली उदाहरण है। ये एक ऐसा केस है जो इस पूरे पिरामिड के तीनों स्तरों से होकर गुजरा। हाँ, मैंने इस केस के बारे में पढ़ा है। ये कहानी हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब दहेज हत्याएं एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या थी। ये कहानी शुरू होती है 2 दिसंबर 1980 को, जब 20 साल की सुधा गोयल की दिल्ली में अपने घर पर जलने से मौत हो गई। सुधा के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी को दहेज के लिए उसके पति लक्ष्मण, सास शकुंतला और जेठ सुभाष ने मिलकर जला दिया है। मामला निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट पहुंचा। और वहां क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। पड़ोसियों ने गवाही दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने सुधा की चीखें सुनी थीं और जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो सुधा की साड़ी में आग लगी हुई थी। और मरने से पहले सुधा ने उन्हें बताया था कि उसकी सास ने उस पे मिट्टी का तेल डाला था और पति ने आग लगाई थी। तो मरने से पहले का बयान था? हाँ। इन गवाहियों और सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। तो निचली अदालत के हिसाब से तो इंसाफ हो गया, लेकिन जैसा आपने कहा कहानियां खत्म नहीं हुई। नहीं। नवंबर 1983 में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और एक ऐसा फैसला दिया जिसने सबको चौंका दिया। क्या फैसला था? हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो नाकाफी हैं। हो सकता है कि सुधा की मौत मिट्टी के तेल के स्टोव के फटने से हुई एक दुर्घटना हो। क्या? हाँ। उन्होंने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष तीनों को बरी कर दिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब निचली अदालत ने मौत की सजा दी और हाई कोर्ट ने कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, ये एक हादसा था। उन पड़ोसियों की गवाही का क्या हुआ जिन्होंने सुधा को जलते हुए देखा और उसका बयान सुना? हाई कोर्ट को शायद उन गवाहियों में उतना वजन नहीं लगा और इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि देश भर में जबरदस्त गुस्सा फैला। महिला संगठन सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन किए, मोर्चे निकाले। होना ही था। उनका कहना था कि अगर ऐसे मामलों में भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो महिलाओं का इस न्याय व्यवस्था से भरोसा ही उठ जाएगा। तो क्या इन प्रदर्शनों का कोई असर हुआ? बहुत गहरा असर हुआ। इंडियन फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स जैसे संगठनों ने इस मामले को आगे बढ़ाया और 1985 में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। तो मामला पिरामिड के शिखर तक पहुंच गया? जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को फिर से देखा, सारी दलीलों और सबूतों को परखा और अंत में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया। अच्छा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला हत्या के दोषी हैं। हालांकि उन्होंने सबूतों की कमी के कारण जेठ सुभाष को बरी कर दिया। लक्ष्मण और उसकी मां को मौत की सजा तो नहीं, लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सफर से, निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे हिसाब से इससे जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में लिखी एक प्रक्रिया नहीं है। कभी कभी उसे सड़क पर उतरकर, आवाज उठाकर हासिल करना पड़ता है। सही बात है। अगर महिला संगठनों ने प्रदर्शन न किया होता तो शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं और इंसाफ कुछ और ही होता। ये केस दिखाता है कि न्याय व्यवस्था में नागरिक भागीदारी कितनी जरूरी है। ये एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है, लेकिन ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। सिद्धांत में तो ठीक है कि भारत का हर नागरिक अदालत जा सकता है, पर हकीकत में क्या ये इतना आसान है? वकील की फीस, कोर्ट के चक्कर, अंतहीन कागजी कार्रवाई और सबसे बढ़कर सालों का इंतजार, एक गरीब और अनपढ़ आदमी के लिए तो ये लगभग नामुमकिन है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और इसी समस्या को समझते हुए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने ही एक क्रांतिकारी कदम उठाया। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसने न्याय को आम आदमी के बहुत करीब ला दिया। कौन सी व्यवस्था? इसे हम जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL के नाम से जानते हैं। PIL, हाँ सुना है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। तो मतलब अगर मैं कहीं देखूं कि बंधुआ मजदूरों से काम करवाया जा रहा है और वो बेचारे खुद तो कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्या मैं उनकी तरफ से एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को लिख सकता हूँ? बिल्कुल। और कोर्ट उस पर एक्शन लेगा? बिल्कुल।
यही तो जनहित याचिका की खूबसूरती है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्था उन लोगों की तरफ से कोर्ट में अर्जी दे सकती है जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन उनके पास कोर्ट जाने के साधन नहीं है। अच्छा। और प्रक्रिया को इतना सरल बना दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भेजा गया एक साधारण पोस्ट कार्ड या तार भी याचिका मानकर उस पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसने अदालत के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खोल दिए जो कभी वहां तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकते थे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है जहां एक पीआईएल से बड़ा बदलाव आया हो? सबसे बेहतरीन उदाहरण है स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना। क्या मिड डे मील योजना एक पीआईएल का नतीजा है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, हुआ ये कि 2001 में राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने को नहीं था। तब पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उनकी दलील बहुत सीधी और मजबूत थी। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ। हाँ, और जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान से जीना है, और भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए भोजन का अधिकार भी जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। बहुत ही मजबूत दलील है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं और बाहर लोग भूख से मर रहे हैं। और कोर्ट ने ये दलील मान ली। कराना राज्य का दायित्व है। इसी फैसले के बाद मिड डे मील योजना को ठीक से लागू करने के आदेश दिए गए। वाओ। इसी तरह 1985 के एक और मशहूर मामले ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम में कोर्ट ने कहा था कि आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है, क्योंकि बिना रोजगार के कोई जी नहीं सकता। मतलब कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, सम्मान से जीने के लिए जो जरूरी है वो भी आपका हक है। ये तो सच में न्याय को लोगों तक पहुंचाने जैसा है। लेकिन एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। और भारतीय अदालतों की बात हो तो तारीख पर तारीख वाला जुमला सबसे पहले याद आता है। और ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। इसका एक बहुत दुखद उदाहरण उत्तर प्रदेश का हाशिमपुरा मामला है। 1987 में 43 मुस्लिम पुरुषों की हिरासत में हत्या कर दी गई थी। उनके परिवारों को इंसाफ के लिए 31 साल का लंबा और दर्दनाक संघर्ष करना पड़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आखिरकार 2018 में जाकर आरोपियों को दोषी ठहराया। सोचिए, 31 साल, एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है। 31 साल, ये तो अपने आप में एक सजा है। पर इस देरी की वजह क्या है? क्या हमारे जज काम नहीं करना चाहते? समस्या जजों में नहीं, जजों की संख्या में है। हमारे स्रोत दिसंबर 2022 के आंकड़े बताते हैं कि उस समय हाई कोर्ट में 333 पद और जिला अदालतों में 5,850 से ज्यादा पद खाली थे। 5,500 से ज्यादा पद? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर जज पर काम का बोझ कई गुना बढ़ गया होगा। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ देरी में नहीं दिखता। जब एक जज पर दिन में 100 मामले सुनने का दबाव हो, तो हर केस को गहराई से समझने, हर दलील को ध्यान से सुनने का समय कहाँ मिलता है। सही बात है। इससे न्याय की गुणवत्ता पर भी सीधा असर पड़ता है। ये न्याय मिलने की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये वाकई एक बहुत गंभीर चुनौती है। हाँ, और एक और बात ध्यान देने वाली है। जहां 1985 में ओल्गा टेलिस मामले में कोर्ट ने झुग्गीवासियों की आजीविका बचाने की कोशिश की, वहीं हाल के कुछ सालों में हमने ऐसे फैसले भी देखे हैं जहां झुग्गीवासियों को घुसपैठियां मानकर हटाने के आदेश दिए गए। ये दिखाता है कि समय के साथ न्यायिक सोच भी बदल सकती है और चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि भारतीय न्यायपालिका एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण संस्था है। ये हमारे अधिकारों की रक्षक है, संविधान की व्याख्या करती है और सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि ये चुनौतियों से घिरी हुई हैं। इंसाफ में देरी और जजों की भारी कमी जैसी समस्याएं इसकी साख को कमजोर करती हैं। लेकिन इन तमाम कमियों के बावजूद एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना ही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हाँ, ये वो जगह है जहां आज भी देश का आम नागरिक सबसे ज्यादा भरोसा करता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जो हमारे श्रोत ने उठाया और जो मुझे सोचने पे मजबूर कर रहा है। कानून की 2 मुख्य शाखाएं होती हैं, फौजदारी यानी क्रिमिनल लॉ और दीवानी यानी सिविल लॉ। हाँ, क्रिमिनल लॉ उन कामों से जुड़ा है जिन्हें कानूनन अपराध माना गया है, जैसे चोरी, मारपीट, दहेज या हत्या।
मतलब जो समाज के खिलाफ अपराध हैं। हाँ, और सिविल लॉ व्यक्तियों के आपसी अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा है, जैसे जमीन का झगड़ा, मकान मालिक और किराएदार का विवाद या तलाक का मामला। सोचने वाली बात यह है कि जब सुधा गोयल जैसा एक दहेज हत्या का मामला सामने आता है, तो क्या वो सिर्फ दो परिवारों के बीच का एक सिविल मामला है या वो पूरे समाज के खिलाफ एक क्रिमिनल अपराध है? ये लाइन कहाँ खींची जाती है और ये कौन तय करता है? यही शायद न्याय के असली चरित्र और समाज की सोच को दिखाता है। इस सवाल के साथ हम आपको आज छोड़ जाते हैं। अध्याय 5 हाशियाकरण की समझ। अच्छा, कभी अपनी स्कूल की कॉपी का पन्ना याद है जिस पर हम लिखते थे? उसके बाईं तरफ एक लाइन खींची होती थी और उसके बगल में थोड़ी खाली जगह, हाँ, मार्जिन। उसे हम हाशिया कहते थे। उस जगह पे हम कुछ नहीं लिखते थे, मतलब वो पन्ने का हिस्सा तो था पर मेन कहानी से बाहर। बिल्कुल। आज हम इसी हाशिए पर बात करने वाले हैं, लेकिन कॉपी के पन्ने पर नहीं, समाज में। हमारे समाज में भी कुछ लोग और समुदायों को बिल्कुल उसी तरह किनारे पर, मतलब हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें समाज के सेंटर में नहीं माना जाता। और ये सिर्फ मतलब अलग थलग महसूस करने की बात नहीं है ना? ये एक बहुत गहरी प्रक्रिया है। अच्छा। हाँ, जब हम हाशियाकरण की बात करते हैं तो इसका असर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर पहलू पर पड़ता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ कुछ समुदायों को देश के संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से एक तरह से रोक दिया जाता है। और फिर उनकी आवाज भी नहीं सुनी जाती होगी। बिल्कुल, उनकी आवाज भी दब जाती है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी को समझने पर है। हम इस मुश्किल से लगने वाले आइडिया को दो भारतीय समुदायों के अनुभवों के जरिए समझेंगे, आदिवासी और मुसलमान। तो शुरुआत करते हैं आदिवासियों से। आदिवासी इस शब्द का मतलब ही है मूल निवासी। ये वो समुदाय हैं जो हजारों सालों से जंगलों के साथ जंगलों में ही जीते आए हैं। सही बात है। लेकिन जब हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही एक जानी पहचानी छवि आती है, रंग बिरंगे कपड़े, सिर पर एक खास तरह का मुकुट, और वो हमेशा नाचते गाते रहते हैं। हाँ, सरकारी कार्यक्रमों में, फिल्मों में, किताबों में, हर जगह उन्हें इसी तरह दिखाया जाता है। और इसी वजह से एक गलतफहमी पैदा होती है कि उनका जीवन बस बहुत एग्जॉटिक है, पुराने किस्म का है और शायद पिछड़ा हुआ है। हाँ, पिछड़ा हुआ है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। जो छवि हमें दिखाई जाती है और जो उनकी असलियत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। आज जिन्हें हम पिछड़ा मानकर एग्जॉटिसाइज करते हैं, वही ऐतिहासिक रूप से इस देश की असली आर्थिक नींव के मालिक थे। जरा सोचिए, पुराने साम्राज्यों को क्या चाहिए होता था? लोहा, तांबा, सोना चांदी, कीमती लकड़ी, जड़ी बूटियां, ये सब कहाँ से आता था? जंगलों से। बिल्कुल। और इन जंगलों पर पूरा कंट्रोल किसका था? आदिवासियों का। आदिवासियों का। वो सिर्फ वहां रहते नहीं थे, वो इन संसाधनों के सबसे बड़े जानकार और संरक्षक थे। उन्हें पता था कि किस धातु को कहाँ और कैसे निकालना है, कौन सी जड़ी बूटी किस काम आएगी। तो उनकी जो शक्तिहीन और पिछड़ी हुई छवि आज हम देखते हैं, वो उनकी असलियत से बिल्कुल उल्टी है। इसी बात को समझाने के लिए हमारे सोर्स में एक कहानी है जो दिल को छू जाती है। हाँ, वो दिल्ली वाले परिवार की। हाँ, एक दादाजी हैं जो अपने पोते पोतियों को उड़ीसा में अपने पुराने गांव के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की हर चीज अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। इस कहानी में जो एक सुकून है, हाँ। वो महसूस होता है, एक आत्मनिर्भर जीवन। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी बदल जाती है। दादाजी बताते हैं, अचानक हमें कहा गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर दिया। अगर हम रोकते तो हमें मारते पीटते थे और अदालत में घसीटते थे। फिर एक दिन माइनिंग कंपनी के लोग आए। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन के नीचे लोही के भंडार हैं और वे उसे निकालना चाहते हैं। और यहीं से सब कुछ बदल गया। हाँ। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, नौकरी देंगे, पैसा देंगे। गांव के कुछ लोग खुश हुए, कुछ डरे हुए थे। ये जो लोहा है, उसकी असली कीमत क्या है? सही बात है। ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं होता, ये जानकारी और ताकत का एक तरफा खेल होता है। बिल्कुल। आखिर में उन्हें और उनके गांव वालों को अपने पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। दादाजी कहते हैं, जिंदगी भर की कमाई और पुरखों की जमीन का हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। शहर में आकर वो पैसा भी कुछ ही दिन चला। हमारे पास रोजगार का कोई साधन नहीं बचा और हम किराए के कमरे में रहने लगे। उस खुली हवा वाले गांव के बाद इस भीड़ भरे शहर में मेरा दम घुटता है। और ये सिर्फ एक दादाजी की कहानी नहीं है। हाँ। ये हमारे देश के मतलब लाखों आदिवासियों की कहानी है। लाखों की।
अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सरकारी आंकड़ों से ही पता चलता है कि खनन और दूसरी बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं की वजह से जो लोग अपनी जमीन से बेघर हुए हैं, उनमें 50% से ज्यादा सिर्फ आदिवासी रहे हैं। 50%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब हमारे देश के विकास की सबसे बड़ी कीमत यही समुदाय चुका रहा है। और कुछ राज्यों में तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। एक रिपोर्ट बताती है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में अपनी जमीन से बेघर होने वालों में 79% आदिवासी थे। 79%? हाँ। उनकी जमीनों पर माइनिंग प्रोजेक्ट्स बने, बड़े बड़े बांध बने, जिनके पानी में उनकी हजारों एकड़ जमीन डूब गई। हाँ। और तो और जब राष्ट्रीय पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, तब भी उन्हें ही उनकी सदियों पुरानी जगहों से ये कहकर निकाल दिया गया कि अब वो यहाँ नहीं रह सकते। हाँ, और विडंबना देखिए, आज अगर वो उन जंगलों में वापस जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अपनी ही जमीन पर घुसपैठिया, ये सुनना भी कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। और इस विस्थापन का नतीजा सिर्फ ये नहीं होता कि उनकी कमाई का जरिया छिन जाता है, इससे उनकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज, उनकी भाषा, उनका इतिहास, सब कुछ उस जमीन और जंगल से जुड़ा होता है। मतलब जब वो जमीन छिनती है तो उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। हाँ, यही वजह है कि आज ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीने को मजबूर हैं। तो हमने देखा कि कैसे विकास की जरूरतों के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीन और पहचान से दूर कर दिया गया, उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। ये एक तरह का भौगोलिक और आर्थिक हाशिएकरण है। लेकिन हाशिएकरण सिर्फ जमीन से जुड़ा नहीं होता, ये सामाजिक भी हो सकता है, खासकर उन समुदायों के लिए जो संख्या में कम है। हाँ, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। बिल्कुल, अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ गिनती आती है, जो कम है वो अल्पसंख्यक। लेकिन संविधान लिखने वालों ने इसे सिर्फ संख्या के तौर पर नहीं देखा, इसमें सत्ता और संसाधनों तक पहुंच का सवाल भी जुड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में बहुमत की चलती है। ऐसे में ये मुमकिन है कि जो समुदाय संख्या में ज्यादा है, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी सोच, वो समाज और सरकार पर हावी हो जाए। अच्छा। ऐसी सूरत में जो समुदाय संख्या में कम है, वो खुद को दबा हुआ और असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है। इसी कल्चरल डोमिनेशन या सांस्कृतिक वर्चस्व के आशंका से बचाने के लिए हमारे संविधान ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षात्मक अधिकार दिए हैं, ताकि भारत की जो विविधता है वो बनी रहे। बिल्कुल, और किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसी नजरिए से अब हम मुस्लिम समुदाय पर ध्यान देते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 14.2% है। लेकिन विकास के कई पैमानों पर, जैसे शिक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं, वे दूसरे समुदायों से काफी पीछे रह गए हैं। इस स्थिति को ठीक से समझने के लिए सरकार ने 2005 में जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। सच्चर समिति? हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। हाँ, सच्चर समिति। इस कमेटी ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का बहुत गहराई से अध्ययन किया, और कमेटी की रिपोर्ट से एक बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई। वो क्या थी? रिपोर्ट ने बताया कि विकास के कई पैमानों पर मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे दूसरे हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। मिलती जुलती, या कुछ मामलों में उनसे भी खराब? हाँ, कुछ मामलों में उनसे भी खराब है। जब मैंने पहली बारी आंकड़े देखे तो मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे साक्षरता दर, लिटरेसी रेट को ही ले। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम समुदाय में ये सिर्फ 57% थी। सिर्फ 57%? हाँ, जो सभी समुदायों में सबसे कम थी। राष्ट्रीय औसत उस समय 74% था। तो आप फर्क देख सकते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। या फिर सरकारी नौकरियों की बात करें, आबादी में 14.2% हिस्सेदारी होने के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS में केवल 3%, केवल 3%, और भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में केवल 4% मुसलमान हैं। यहाँ तक कि पक्के घर, बिजली और नल के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुंच भी दूसरे समुदायों से काफी कम है। ये तो हुए आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े जो एक तरह के हाशियाकरण को दिखाते हैं। लेकिन इसका एक सामाजिक पहलू भी है
जो शायद इन आंकड़ों से भी ज्यादा असर डालता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर कुछ खास रीति रिवाजों या पहनावे, जैसे बुर्का पहनना या लंबी दाढ़ी रखना, को ही सभी मुसलमानों की पहचान मान लिया जाता है। हाँ, ये एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। बिल्कुल। और इन्हीं निशानियों के आधार पर उन्हें बाकी समाज से अलग करके देखा जाता है। कुछ लोगों के मन में ये सोच बैठ जाती है कि वे हम जैसे नहीं हैं, और यही सोच अक्सर भेदभाव और नफरत का बहाना बन जाती है। और इसी से जुड़ी एक और आम धारणा है मदरसों को लेकर। हाँ, अक्सर ये कहा जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को मुख्य धारा के स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते, वे उन्हें सिर्फ मदरसों में भेजते हैं। क्या ये सच है? नहीं, सच्चर समिति की रिपोर्ट इस धारणा को भी पूरी तरह तोड़ती है। आंकड़े बताते हैं कि केवल 4% मुस्लिम बच्चे ही मदरसों में जाते हैं। सिर्फ 4%? हाँ, जबकि 66% सरकारी स्कूलों में और 30% निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये सोच कि वो मॉडर्न शिक्षा से कटना चाहते हैं, ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। इस सामाजिक भेदभाव और अलग थलग किए जाने का एक और नतीजा होता होगा, जिसे शायद घेटोइजेशन कहते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी शब्द है, घेटोइजेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भेदभाव, असुरक्षा और कभी-कभी हिंसा के डर से कोई समुदाय उन इलाकों से हटने लगता है जहां वो सालों से दूसरे समुदायों के साथ रहता आया है, और अपने ही समुदाय की बस्तियों में सिमट कर रहने लगता है। हाँ, बिल्कुल। इससे वो समाज की मुख्य धारा से और भी कट जाता है। ये प्रक्रिया समाज में दूरियां और बढ़ाती है और आपसी समझ को खत्म कर देती है, जिससे पूर्वाग्रह और घृणा को और हवा मिलती है। तो अब तक की बातचीत को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बात साफ नजर आती है, आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण, ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये एक दुष्चक्र जैसा है। बिल्कुल, ये अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास का एक मिला जुला चक्र है। जब किसी समुदाय को अच्छी शिक्षा और रोजगार के मौकों से दूर रखा जाता है तो वो आर्थिक रूप से पिछड़ जाता है, और जब वो आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो उसके खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रह और मजबूत हो जाता है। हाँ, ये दोनों चीजें एक दूसरे को ताकत देती हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। इन सारी बातों से, इन कहानियों और आंकड़ों से ऐसा लग सकता है कि ये समुदाय सिर्फ पीड़ित हैं, बेबस हैं। क्या ये पूरी तस्वीर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये समझना बहुत जरूरी है, इन दोनों ही समुदायों, चाहे वो आदिवासी हो या मुसलमान, उनका संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा और मजबूत इतिहास रहा है। उन्होंने चुपचाप सब कुछ सहा नहीं है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी स्थिति को बदलने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाई है और अलग अलग तरीकों से संघर्ष किया है। वे शक्तिहीन नहीं हैं, उन्हें शक्तिहीन बनाया गया है। तो उनकी आकांक्षाएं क्या हैं? वे क्या चाहते हैं? उनकी आकांक्षाएं दोहरी हैं और ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ ये हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को, अपनी भाषा, अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों को बचाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बहुसंख्यक संस्कृति में उनकी पहचान घुल मिलकर खत्म हो जाए। बिल्कुल। और साथ ही वो देश के विकास, शिक्षा, रोजगार और दूसरे सभी अवसरों में बराबर का हिस्सा भी चाहते हैं। वे समाज से कटना नहीं चाहते, बल्कि समाज का एक बराबर का और सम्मानित हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आज हमने ये समझने की कोशिश की कि समाज के हाशिए पर होना सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं। हमने आदिवासियों के अपनी जमीन और जंगलों से विस्थापन के दर्द को महसूस किया और मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के पीछे के आंकड़ों को देखा। हाँ, और हमने ये भी देखा कि ये हाशियाकरण कैसे विकास की नीतियों से और सामाजिक पूर्वाग्रहों से पैदा होता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। बताइए, जब किसी समुदाय को मुख्य धारा से किनारे कर दिया जाता है, जब उसकी आवाज को दबाई जाती है, तो वो अपनी बात कहने और अपने अधिकारों का दावा करने के लिए कौन से नए रास्ते खोजता है? प्रतिरोध के वे कौन से रूप होते हैं? क्या वो कानूनी लड़ाई होती है या सामाजिक आंदोलन या फिर कला, संगीत और साहित्य का सहारा, जो इस हाशियाकरण के चक्र को तोड़ने की ताकत रखते हैं? अध्याय 6 हाशियाकरण से निपटना। हमारे स्रोतों में एक कहानी है, एक 20 साल के लड़के की, रत्नम। वो इंजीनियरिंग का छात्र है, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसके गांव में एक रस्म है, एक ऐसी रस्म जो उसका परिवार पीढ़ियों से निभाता आ रहा है। कौन सी रस्म? गांव के पुजारियों के पैर धोना और फिर उसी पानी से नहाना। एक दिन रत्नम कहता है, मैं ये नहीं करूंगा। ओह। और इस एक नहीं की कीमत उसे चुकानी पड़ती है।
कुछ ही दिनों बाद रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। उस आग के लपटों के बीच रत्नम अकेला नहीं था। उसके पास कुछ था, आप कह सकते हैं एक अदृश्य ढाल और एक बहुत शक्तिशाली तलवार। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल। भारत का संविधान और वो कानून जो हाशिए पर खड़े लोगों को लड़ने की ताकत देते हैं। हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं होती, ये अदालतों में, कानूनों की किताबों में और सबसे जरूरी लोगों के विचारों में कैसे लड़ी जाती है। सही। तो चलिए उस ढाल से शुरू करते हैं। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि संविधान जैसी एक बड़ी आदर्शवादी किताब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असल में क्या मायने रखती है जिसे रोज शायद कुएं से पानी भरने से रोका जा रहा हो। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक वादा है। एक वादा। हाँ, इससे हाशिए पर मौजूद समुदायों को लड़ने के लिए एक मजबूत कानूनी और एक नैतिक जमीन मिल जाती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वे 2 मुख्य तरीकों से इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर सरकार को मजबूर करना कि वो उनके साथ हुए अन्याय पर ध्यान दे, और दूसरा, सरकार पर इन कानूनों को लागू करने के लिए दबाव बनाना। मौलिक अधिकार, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन रत्नम के मामले में या किसी दलित परिवार के लिए इसका ठोस मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बहुत ठोस है। स्रोत 2 बहुत ही शक्तिशाली अनुच्छेदों का जिक्र करते हैं। पहला है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, जी, ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह खत्म करता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक कानून है। मतलब ये एक दंडनीय अपराध है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अब कोई भी दलितों को पढ़ने से, मंदिरों में जाने से या कुओं और तालाबों जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करने से रोक नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि कानूनी अपराध बन गया। सही कहा। और दूसरा है अनुच्छेद 15। ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये 2 अनुच्छेद मिलकर आप कह सकती हैं उस ढाल का सबसे मजबूत हिस्सा बनाते हैं। ये कहते हैं कि आपकी पहचान की वजह से आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। और ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर बराबरी की बहस वो सिर्फ दलितों के अधिकारों तक ही सीमित रह जाती है। हाँ, ये तो है। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि संविधान का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, और यही इसकी खूबसूरती है। स्रोत बताते हैं कि मुस्लिम और पारसी जैसे अल्पसंख्यक समुदाय वो कैसे अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। संविधान उन्हें ये अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा, अपनी परंपराओं को बचाए रखें, अपने शिक्षण संस्थान चला सकें। इसका मकसद ये है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति इन समूहों पर हावी न हो जाए। तो ये सिर्फ कानूनी बराबरी नहीं है, ये सांस्कृतिक न्याय की बात है। बिल्कुल, सांस्कृतिक न्याय। ठीक है, तो संविधान आपको बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी को मैराथन दौड़ने का अधिकार दे दिया जाए जिसे सालों तक भूखा रखा गया हो। सिर्फ अधिकार दे देने से वो दौड़ तो नहीं पाएगा। व्यवस्था उसे उस शुरुआती लाइन तक पहुंचने में कैसे मदद करती है? आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। और इसी खाई को पाटने के लिए सरकारें खास नीतियां और कानून बनाती हैं। जैसे स्रोत बताता है कि सरकार जनजातीय या आप कह सकते हैं भारी दलित आबादी वाले इलाकों में छात्रों के लिए मुफ्त या बहुत कम पैसों पर हॉस्टल की सुविधा देती है। अच्छा, ताकि उन्हें अच्छे मौके मिले। हाँ, मकसद ये है कि उन्हें अच्छी शिक्षा के वो मौके मिले जो शायद उनके अपने गांव या शहर में ना हो। और यहीं पर वो मुद्दा आता है जो हमेशा चर्चा में रहता है और जिस पर बहुत बहस भी होती है, आरक्षण की नीति। हाँ। हमारे स्रोतों के हिसाब से इसके पीछे का असल तर्क क्या है? देखिए, इसके पीछे का तर्क बहुत गहरा है और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। तर्क ये है कि हमारे जैसे समाज में जहां कुछ समुदायों को सदियों तक पढ़ने लिखने, संपत्ति रखने और नए हुनर सीखने के मौकों से दूर रखा गया, वहां एक लोकतांत्रिक सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो उनकी मदद के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। ये सिर्फ सबको बराबर मानने का सिद्धांत नहीं है, बल्कि बराबरी लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करना है। बिल्कुल। तो ये एक तरह का मुआवजा है सदियों के अन्याय का। आप इसे एक तरह का सकारात्मक कदम कह सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शन। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये काम कैसे करता है। केंद्र और सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों यानी दलितों और जनजातियों की अपनी अपनी लिस्ट होती है। अच्छा, एक लिस्ट होती है? जी। जब कोई उम्मीदवार सरकारी नौकरी या कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करता है तो उसे अपना जाति प्रमाण पत्र देना होता है।
अगर उसकी जाति उस लिस्ट में है तो वो आरक्षण का फायदा उठा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि दाखिला अपने आप हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कट ऑफ मार्क्स की बात भी है। हाँ, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिले के लिए सरकार एक न्यूनतम अंक सीमा तय करती है। मतलब उम्मीदवार को उस लिस्ट में होने के साथ साथ पढ़ाई में एक न्यूनतम स्तर भी हासिल करना होता है। तो ये एक जटिल व्यवस्था है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य उन दरवाजों को खोलना है जो सदियों से बंद थे। सही कहा। रत्नम का नहीं कहना कहीं ना कहीं इसी आत्मविश्वास से आया होगा जो उसे शिक्षा से मिला। लेकिन उसका ये इनकार ये किसी शून्य में पैदा नहीं हुआ था। नहीं, उसकी हिम्मत एक बहुत लंबी और पुरानी कहानी का हिस्सा है। हमारे स्रोत हमें कुछ ऐसी आवाजों से मिलाते हैं जो सदियों पहले यही सवाल उठा रही थीं। बिल्कुल। जैसे कि सोयराबाई, वो 14वीं सदी की एक भक्ति कवयित्री थीं। महार जाति से थीं, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनकी कविता सीधे सीधे शुद्धता की धारणा पर हमला करती हैं। वो पूछती हैं, अगर हर इंसान एक ही तरह से खून से सनी कोख से पैदा होता है तो कोई शरीर दूसरे से ज्यादा शुद्ध कैसे हो सकता है? सोचिए, 14वीं सदी में जब समाज इतना कठोर था, तब कोई ये कह रहा था कि असली अशुद्धता तो तुम्हारे मन में है, तुम्हारे विचारों में है। हाँ, ये आज भी कितना क्रांतिकारी लगता है। बहुत ज्यादा। और वो यही नहीं रुकती। वो कहती हैं कि अशुद्धता बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है, हमारे घमंड से, हमारे भेदभाव से। ये उस समय के लिए एक बहुत ही बड़ा विचार था। और फिर 15वीं सदी में कबीर आते हैं। हाँ, कबीर, एक बुनकर, एक कवि जिन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। कबीर की तो बात ही अलग है, उनकी आवाज आज भी गूंजती है। कबीर ने सीधे सीधे सत्ता को, पंडितों और पुजारियों की रस्मों को चुनौती दी। उन्होंने हर तरह के काम का सम्मान किया, चाहे वो कुम्हार का हो या पानी भरने वाली महिला का। उनकी नज़र में असली अछूत वो है जो भेदभाव और बांटने वाले विचारों से आज़ाद हो चुका है। उन्होंने इस अपमानजनक शब्द को एक नया एक सकारात्मक मतलब दे दिया। तो हमारे पास संवैधानिक ढाल है, बराबरी लाने के लिए नीतियां हैं, और सोयराबाई और कबीर जैसे लोगों की एक गहरी वैचारिक विरासत है। जी। अब वापस रत्नम की कहानी पर आते हैं। जब उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई, तब इन सब बातों ने उसकी मदद कैसे की? अब बात करते हैं उस तलवार की। बिल्कुल। रत्नम अपनी माँ के साथ किसी तरह उस आग से बच निकलता है और फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर एक बहुत ही मजबूत कानून के तहत मामला दर्ज कराता है। कौन सा कानून? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी सिर्फ इसलिए कि उसने एक अपमानजनक रस्म निभाने से मना कर दिया? ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी है। हाँ। तो फिर रत्नम ने जिस कानून का सहारा लिया, 1989 का ये अधिनियम, इसमें ऐसी क्या खास बात थी? ये एक और कानून से ज्यादा ताकतवर कैसे था? देखिए, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1970 और 80 के दशक में दलितों के खिलाफ हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा। उस दौर में दलित समूह अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे थे। वे बराबरी का दावा कर रहे थे, अपमानजनक रिवाजों को मानने से इनकार कर रहे थे। इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ और ज्यादा हिंसा करने लगे। तब दलित संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाया कि मौजूदा कानून काफी नहीं है, हमें एक सख्त कानून चाहिए। और इस कानून में खास क्या है? ये हिंसा को कैसे परिभाषित करता है? इस अधिनियम में सिर्फ मारपीट या हत्या जैसे अपराधी नहीं है। इसमें अपमान और बेइज्जती के उन तरीकों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें खास तौर पर अपराध माना गया है। मतलब ये बहुत विशिष्ट है। बहुत। और ये दिखाता है कि भेदभाव कितने भयानक रूप ले सकता है। जैसे किसी दलित या आदिवासी व्यक्ति को कोई गंदी या न खाने लायक चीज खाने या पीने के लिए मजबूर करना। ये सुनना भी कितना भयानक है। हाँ। या फिर किसी व्यक्ति को नंगा करना, उसके चेहरे पर रंग पोतना या कोई भी ऐसा काम करना जो इंसानी गरिमा के खिलाफ हो। तो ये कानून सिर्फ शारीरिक हिंसा को नहीं, बल्कि उस नैतिक और मनोवैज्ञानिक अपमान को भी अपराध मानता है। बिल्कुल, जो जाति व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा रहा है। इसीलिए ये रत्नम के लिए एक शक्तिशाली तलवार थी। ये साफ है कि 1989 का ये अधिनियम दलितों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि दूसरे हाशिए पर मौजूद समूह भी इसी तरह के कानूनी औजारों का इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी समुदायों के बारे में क्या? हाँ, आदिवासी कार्यकर्ता भी अपनी पारंपरिक जमीनों पर अपने हक के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। स्रोत में C.K. जानू नाम की एक कार्यकर्ता का जिक्र है। उनका आरोप है कि कई बार तो राज्य सरकारें खुद
खुद आदिवासियों की जमीन को लकड़ी व्यापारियों और पेपर मिलों को देकर संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करती हैं। मतलब सरकार ही कानून तोड़ रही है। एक तरह से वो इन घुसपैठियों को आदिवासियों की जमीनों को लूटने और उन्हें उनके पुश्तैनी जंगलों से निकालने की छूट देती हैं। जब आदिवासी इसका विरोध करते हैं तो वो इस कानून का सहारा लेते हैं। और इस लगातार संघर्ष के जवाब में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कानून बनाया है ना? हाँ, 2006 का वन अधिकार मान्यता कानून। ये एक ऐतिहासिक कानून है। ऐतिहासिक क्यों? इसकी प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि ये कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदायों के अधिकारों को न मानकर उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए बनाया गया है। यह कानून जंगल में मौजूद उनके घर, उनकी खेती और चराई की जमीन और जंगल के दूसरे उत्पादों पर उनके अधिकारों को मान्यता देता है। ये ऐतिहासिक अन्याय की बात बार बार सामने आ रही है और हमारे स्रोत हमें एक ऐसी प्रथा की ओर ले जाते हैं जो शायद इसका सबसे क्रूर और अमानवीय उदाहरण है, हाथ से मैला उठाना। ये एक ऐसी प्रथा है जिसके बारे में बात करना भी मुश्किल है। सही बात है। इसमें सूखे शौचालयों से इंसानी मल को हाथ से उठा के फेंकना पड़ता है। ये काम ज्यादातर दलित महिलाएं और लड़कियां करती हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और सेहत पर इसका क्या असर होता है? बहुत गंभीर। स्रोत बताते हैं कि इससे उनकी सेहत को कितना खतरा होता है। आंखों, त्वचा, सांस और पाचन तंत्र में लगातार इन्फेक्शन का डर बना रहता है और इस काम के लिए उन्हें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि संविधान में छुआछूत खत्म होने के दशकों बाद भी इस काम को करने वालों को आज भी समाज में अछूत ही समझा जाता है। बिल्कुल। उन्हें गांव के बाहर अलग बस्तियों में रहना पड़ता है। मंदिरों और सार्वजनिक कुओं से दूर रखा जाता है। इसके खिलाफ 1993 में एक कानून बना था, लेकिन वो बहुत कमजोर था और प्रथा चलती रही। फिर 2013 में एक और सख्त कानून बना। ये तब हुआ जब सफाई कर्मचारी आंदोलन और दूसरे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उस याचिका में उन्होंने क्या दलील दी? याचिकाकर्ताओं ने सीधे कहा कि ये प्रथा आज भी चल रही है और शर्म की बात यह है कि रेलवे जैसे सरकारी विभागों में भी ये बड़े पैमाने पर मौजूद है। उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने की मांग की। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया। अदालत ने माना कि 1993 के कानून के बाद भी देश में हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने सभी सरकारी विभागों को आदेश दिया कि वे 6 महीने के अंदर इसका पता लगाएं। और अगर ये प्रथा कहीं भी पाई जाती है तो इसे खत्म करने और इन लोगों को कोई दूसरा काम दिलाने के लिए एक समय पर आधारित कार्यक्रम तैयार करें। तो हम रत्नम की जली हुई झोपड़ी से शुरू हुए थे और सदियों पुरानी कविताओं, संविधान के अनुच्छेदों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक पहुंचे। हाँ। ये सब मिलकर हमें क्या तस्वीर दिखाते हैं? इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, स्रोतों से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि सिर्फ कागज पर कानून लिख देने से बदलाव नहीं आता। सही। उन शब्दों को एक जीती जागती हकीकत में बदलने के लिए लगातार कोशिश, संघर्ष और संगठन की जरूरत होती है। चाहे वो रत्नम का अकेले खड़े होना हो, सीके जानू का आंदोलन हो या सफाई कर्मचारी आंदोलन की याचिका। ये सब दिखाते हैं कि अधिकारों को लागू करवाने के लिए लोगों को लड़ना पड़ता है। तो संविधान उन्हें ढाल और तलवार देता है, लेकिन लड़ाई उन्हें खुद लड़नी पड़ती है। बिल्कुल सही। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोतों में भेदभाव के कई खास कामों का जिक्र है जो अब गैर कानूनी हैं, जैसे किसी को कोई गंदी चीज खाने पर मजबूर करना। कानून इन कामों को सजा दे सकता है। हाँ, दे सकता है। लेकिन सदियों पहले कवयित्री सोयराबाई ने समस्या की एक ज्यादा गहरी जड़ की ओर इशारा किया था। हमारे अपने विचार, हमारी अपनी मान्यताएं। ये एक सवाल खड़ा करता है। अगर कानून सिर्फ कामों को सजा दे सकते हैं तो एक समाज उन बुनियादी विचारों और विश्वासों को कैसे बदलता है जो इस भेदभाव को जन्म देते? अध्याय 7 जन सुविधाएं। जन सुविधाएं, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सिर्फ सुविधाएं हैं या ये हमारा हक है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों किसी के लिए यह हक नलों से 24 घंटे बहता है और किसी के लिए दिन में बस 20 मिनट की जद्दोजहद है? और आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इस पूरी व्यवस्था की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि समस्या क्या है, बल्कि ये समझना है कि सरकार की भूमिका कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर निजी बाजार की सीमाएं हैं, और संविधान में दिया गया जीवन का अधिकार
वो इन गलियों तक पहुंचते पहुंचते इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है? तो चलिए इस असमानता की जमीनी हकीकत को समझने के लिए वापस चेन्नई चलते हैं। हमारे स्रोतों में 4 लोगों की कहानियां हैं। एक ही शहर में पानी की 4 अलग-अलग सच्चाइयां। एक तरफ अन्ना नगर में रहने वाले बड़े सरकारी अफसर श्री राम गोपाल हैं। उनके घर में 24 घंटे पानी आता है और कभी जरूरत पड़ जाए तो एक फोन कॉल पर पानी का टैंकर हाजिर। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ है माइलापुर के सुब्रमण्यन, जो एक अपार्टमेंट में रहते हैं। हाँ, उन्हें नगर पालिका से 2 दिन में एक बार पानी मिलता है। बाकी जरूरतें वो निजी बोरवेल से पूरी करते हैं, लेकिन वो पानी खारा है। तो मतलब पीने के लिए तो अलग से खर्च करना पड़ता होगा। वही, पीने के पानी के लिए उन्हें हर महीने 500 से 600 रुपए खर्च करके निजी टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये संघर्ष और भी गहरा हो जाता है जब हम मड्डीपक्कम पहुंचते हैं। शिवा की कहानी। शिवा, जो किराए पर रहते हैं, उन्हें 4 दिन में सिर्फ एक बार पानी मिलता है। 4 दिन में एक बार? हाँ, पानी की कमी इतनी ज्यादा है कि वो अपने परिवार को भी साथ नहीं रख पा रहे। और फिर है पद्मा, सईदापट की झुग्गी बस्ती में, जहाँ 30 झुग्गियों के लिए सिर्फ एक नल है, और वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए आता है। 20 मिनट। हर परिवार को मुश्किल से 3 बाल्टी पानी मिलता होगा। नहाने, धोने, पीने सब उसी में। ये जो 4 तस्वीरें आपने सामने रखी हैं, ये सिर्फ पानी की कमी की कहानी नहीं है। देखिए, चेन्नई में पानी की कमी है, ये एक सच है, लेकिन उससे बड़ा सच है वितरण में भयानक असमानता। यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये कि पानी एक प्राकृतिक संसाधन से ज्यादा एक आर्थिक वस्तु, एक इकोनॉमिक कमोडिटी बनता जा रहा है। आर्थिक वस्तु? हाँ, और जब कोई चीज वस्तु बन जाती है तो बाजार यह तय करने लगता है कि वो किसे और कितनी मिलेगी, सरकार या समाज नहीं। जिनके पास पैसा और पहुंच है, जैसे श्री राम गोपाल, उनके पास विकल्प है। लेकिन पद्मा जैसे लोगों के लिए, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके लिए पानी का अधिकार सिर्फ एक किताबी बात बनकर रह जाता है। ये आर्थिक वस्तु वाला विचार बहुत जरूरी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम पानी को हवा की तरह नहीं, बल्कि पेट्रोल या मोबाइल डेटा की तरह देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिसे खरीदने की क्षमता है वही उसका इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। और यहीं से जन सुविधाओं की असल परिभाषा और उनके पीछे का जो दर्शन है वो सामने आता है। ये सिर्फ पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये साझा होती हैं। साझा होती हैं? हाँ, मतलब एक बार इनका ढांचा बन जाए तो लाखों करोड़ों लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। एक स्कूल हजारों बच्चों को पीढ़ियों तक पढ़ा सकता है। एक सड़क पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को जोड़ सकती है। इनका मकसद व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि सामूहिक भलाई है। ठीक है, ये सामूहिक भलाई की बात हुई, लेकिन हमारे स्रोत इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। इसे अधिकार से जोड़ते हैं। और यहीं पर ये बातचीत सिर्फ नीति या अर्थशास्त्र की नहीं, बल्कि न्याय की हो जाती है। सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार का एक अटूट हिस्सा है। और ये कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। हमारे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में यह साफ किया है कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। इसका मतलब है एक सम्मानजनक जीवन जीना। और सम्मानजनक जीवन में साफ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, ये सब शामिल हैं। तो पानी के अधिकार का असल मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को, चाहे उसकी आर्थिक हैसियत कुछ भी हो, अपनी व्यक्तिगत और घरेलू जरूरतों के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ता पानी मिलना चाहिए। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, इसका सीधा संबंध हमारे देश के स्वास्थ्य से है। और आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं। हाँ, और इन आंकड़ों पर रुककर सोचना बहुत जरूरी है। भारत में हर रोज 1600 से ज्यादा लोग, 1600? हाँ, ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैजा, दस्त, पेचिस जैसी पानी से जुड़ी बीमारियों से मर जाते हैं। ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। 1600 मौतें हर रोज। इसका मतलब है कि जब तक हम ये चर्चा खत्म करेंगे तब तक लगभग 10-12 लोगों की जान जा चुकी होगी। और वो भी ऐसी बीमारियों से जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि साफ पानी सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का सवाल है। इसी गंभीरता को अदालतों ने भी समझा है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का एक फैसला इसका बेहतरीन उदाहरण है। महबूबनगर जिले के एक किसान ने सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव की जलधारा में जहरीले रसायन छोड़ रही है। अच्छा, जिससे खेती और पीने का पानी खराब हो रहा है। अदालत ने उस चिट्ठी को ही एक जनहित याचिका मान लिया
और जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि गांव के हर व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर साफ पानी उपलब्ध कराया जाए। मतलब ये अधिकार सिर्फ कागज पर नहीं है, इसे लागू करवाया जा सकता है। बिल्कुल। ये बात सैद्धांतिक रूप से तो बिल्कुल सही लिखती है, लेकिन जब हम जमीन पर देखते हैं तो सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी पैसा ही नजर आती है। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ये सब तो बहुत महंगे प्रोजेक्ट हैं। तो यहीं पर एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि ये जिम्मेदारी सरकार की ही क्यों हो? निजी कंपनियां जो हर क्षेत्र में आ रही हैं, वे ये काम क्यों नहीं कर सकती? शायद ज्यादा कुशलता से कर पाएं। ये एक बहुत मजबूत तर्क लगता है, लेकिन ये सरकार और निजी कंपनियों के मूल उद्देश्य के फर्क को नजरअंदाज कर देता है। निजी कंपनियां मुनाफे के सिद्धांत पर काम करती हैं। अब आप सोचिए, किसी झुग्गी बस्ती में नालियां साफ करने या मलेरिया रोधी अभियान चलाने में किसी कंपनी को क्या मुनाफा होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इसीलिए कोई निजी कंपनी इन कामों में दिलचस्पी ही नहीं लेगी। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये तर्क थोड़ा पुराना नहीं हो गया? आजकल तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब PPP मॉडल की बहुत बात सुनते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करें, जहां कंपनी अपनी कुशलता लाए और सरकार ये सुनिश्चित करे कि सुविधाएं सब तक पहुंचे? आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है। PPP मॉडल कई क्षेत्रों में इस्तेमाल हो भी रहा है, लेकिन जन सुविधाओं, खासकर पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों में इसका रिकॉर्ड बहुत मिला जुला रहा है। जहां निजी कंपनियां आती भी हैं, जैसे कि बड़े प्राइवेट अस्पताल या स्कूल, वहां उनकी सेवाएं इतनी महंगी होती हैं कि एक बड़ी आबादी उनकी पहुंच से बाहर हो जाती है। अगर पानी जैसी बुनियादी जरूरत का मीटर भी निजी कंपनी के मुनाफे के हिसाब से चलने लगे, तो पद्मा जैसे करोड़ों लोग कहां जाएंगे? ये हमारे संविधान की समानता के अधिकार की भावना के खिलाफ होगा। इसीलिए बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की ही मानी जाती है। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि जिम्मेदारी सरकार की है, तो फिर हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं, पैसा। सरकार की तिजोरी में ये पैसा आता कहां से है? सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया हम और आप हैं। यानी जनता से वसूला गया कर, टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स, GST और कई तरह के दूसरे शुल्क। हर साल संसद में बजट पेश होता है, जिसमें सरकार अपनी आमदनी और खर्च का पूरा ब्यौरा देती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो हमारे स्रोतों में केंद्रीय बजट 2024-25 के चार्ट से निकल कर आती है। क्या? उस चार्ट के मुताबिक सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 28% उधारी और दूसरी देनदारियों से आता है, टैक्स से भी ज्यादा। 28? अच्छा। हाँ, इसका मतलब ये है कि हमारी आज की जन सुविधाओं का एक बड़ा हिस्सा असल में भविष्य के पैसे पर कर्ज पर चल रहा है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो दिखाती है कि इन सुविधाओं को बनाए रखना कितना मुश्किल काम है। तो फिर पानी जैसी सुविधाओं का खर्च कैसे निकलता है? सरकार कुछ हद तक टैक्स का पैसा इस्तेमाल करती है और कुछ हद तक पानी पे एक मामूली शुल्क लगाती है, ताकि व्यवस्था चलती रहे लेकिन आम आदमी पर बोझ ना पड़े। ये कर्ज वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। खैर, इसी आर्थिक दबाव के चलते कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि जब सरकारी जल विभाग घाटे में है और पानी की आपूर्ति ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, तो इस काम को पूरी तरह निजी कंपनियों को क्यों ना सौंप दिया जाए? शायद वे बेहतर प्रबंधन कर पाएं। ये विचार दुनिया भर में आजमाया गया है और इसके नतीजे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कई मामलों में ये बुरी तरह फेल हुआ है। बोलीविया जैसे लातीनी अमेरिकी देशों में जब पानी की व्यवस्था का पूरी तरह निजीकरण किया गया, तो पानी की कीमतें 4 गुना तक बढ़ गईं। 4 गुना? हाँ, लोगों का पानी का बिल उनकी महीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बन गया। इसके खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर दंगे हुए कि सरकार को आखिरकार निजी कंपनियों के ठेके रद्द करके व्यवस्था वापस अपने हाथ में लेनी पड़ी। तो ये तो साफ है कि पानी को सिर्फ मुनाफे की वस्तु बनाने के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही नकारात्मक उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई सकारात्मक उदाहरण भी हैं जहां सार्वजनिक व्यवस्था यानी सरकारी विभागों ने इस काम को सफलतापूर्वक किया हो? बिल्कुल है, और दुनिया भर में है। ब्राजील का पोर्टो एलेग्रे शहर एक बेहतरीन मिसाल है। ये एक ऐसा शहर है जहां गरीबों की आबादी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वहां शिशु मृत्यु दर दुनिया के ज्यादातर अमीर शहरों से भी कम है। ये तो कमाल की बात है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है वहां का सार्वजनिक जल विभाग। उस विभाग ने शहर के हर नागरिक तक साफ पीने का पानी पहुंचाया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। उनका मॉडल क्या है? उनका मॉडल बहुत दिलचस्प है।
वे गरीबों से पानी की आधी कीमत लेते हैं और इस सब्सिडी का खर्च अमीरों से थोड़ा ज्यादा शुल्क लेकर पूरा करते हैं। इससे जो भी मुनाफा होता है उसे वापस पानी की व्यवस्था सुधारने में ही लगा दिया जाता है। ये एक आत्मनिर्भर और न्यायपूर्ण मॉडल लगता है। हाँ, ये पोर्टो एलेग्रे का उदाहरण सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये मॉडल हर जगह काम कर सकता है? भारत के किसी बड़े शहर, मान लीजिए दिल्ली या मुंबई में, जहां की राजनीति और नौकरशाही कहीं ज्यादा जटिल है, क्या वहां इस मॉडल को लागू करना इतना आसान होगा? ये एक जायज सवाल है। हर मॉडल को जस का तस कॉपी नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में भी सफलता के उदाहरण मौजूद हैं। मुंबई का जल आपूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क से ही पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। वो घाटे में नहीं है। अच्छा। हाँ, हाल की एक रिपोर्ट बताती है कि हैदराबाद में भी जल विभाग ने न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ाई है, बल्कि अपना कवरेज एरिया भी बढ़ाया है, ज्यादा लोगों तक पानी पहुंचाया है। चेन्नई, जहां की समस्या से हमने बात शुरू की, वहां भी जल विभाग वर्षा जल संचयन मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं पर काम कर रहा है। तो ये कहना कि सरकारी विभाग काम कर ही नहीं सकते, सही नहीं है। सही इच्छा शक्ति और प्रबंधन हो तो वे भी सफल हो सकते हैं। हमने पानी पर तो विस्तार से बात की, लेकिन स्वच्छता का मुद्दा भी उतना ही अहम है। स्रोत बताते हैं कि भारत में यह स्थिति पानी से भी ज्यादा खराब है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 53% घरों में ही शौचालय की सुविधा थी। हाँ, और यहाँ हमें एक अलग तरह का सफल मॉडल देखने को मिलता है। गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल का काम इस क्षेत्र में असाधारण रहा है। पिछले करीब 5 दशकों में इस संगठन ने सरकार और नगर पालिकाओं के साथ मिलकर 8,500 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय और 15 लाख से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं। 15 लाख? हाँ, वे सरकार से जमीन और कुछ शुरुआती फंड लेते हैं और फिर उपयोग करो और भुगतान करो, मतलब पे एंड यूज के मॉडल पर उनका रखरखाव करते हैं। ये दिखाता है कि सरकार, गैर सरकारी संगठन और समुदाय, ये तीनों मिलकर भी समाधान निकाल सकते हैं। हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो ये साफ है कि जन सुविधाएं महज पाइपलाइनें और इमारतें नहीं हैं। ये हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, एक अच्छे जीवन की नींव हैं। लेकिन हकीकत की जमीन पर इन सुविधाओं की आपूर्ति में भारी कमी है और इनके वितरण में गहरी खाई है। बिल्कुल, शहर और गांव के बीच और एक ही शहर के अमीर और गरीब इलाकों के बीच। बिल्कुल सही। और मैं श्रोता को एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी, जो हमारे स्रोतों में मुंबई की उपनगरीय रेलवे के जिक्र से आता है। यह दुनिया की सबसे कुशल और सघन सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में से एक है। रोज करीब 65 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। 65 लाख? ये एक जीवन रेखा है। हाँ, ये उन लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है जो मुंबई जैसे महंगे शहर में रहने का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन रोज काम करने के लिए शहर आते हैं। अब यहाँ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यही जन सुविधा, जो एक तरफ लाखों लोगों के लिए एक शानदार समाधान है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारे शहरों में मौजूद एक गहरी आर्थिक असमानता का प्रतीक भी है। ये इस बात का प्रतीक है कि शहर का विकास ऐसा है कि जो लोग उसे चलाते हैं वे ही उसमें रहने का हक नहीं रखते। तो सवाल ये है कि ये जन सुविधाएं सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान या मुश्किल ही नहीं बनाती, बल्कि वे हमारे समाज के पूरे ढांचे को, हमारी असमानताओं को और हमारे सामूहिक भविष्य को कैसे आकार देती हैं। अध्याय 8 कानून और हम सामाजिक अक्सर सोचते हैं कि कानून हमें बचाने के लिए है, लेकिन आज हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं वे एक ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीर दिखाती हैं कि कैसे कुछ लोगों के लिए कमजोर कानून सिर्फ एक चूक नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल है। एक ऐसा मॉडल जिसका सबसे भयानक चेहरा भोपाल में दुनिया ने देखा। बिल्कुल। और इस बिजनेस मॉडल को समझने के लिए हमारे दस्तावेज एक बहुत ही आम सी चीज से शुरुआत करते हैं। बाजार में एक कमीज। अच्छा, सोचिए, एक कमीज जो सुपरमार्केट में टंगी है, उसका सफर कहाँ से शुरू हुआ होगा? एक किसान से जिसने कपास उगाई, ठीक है। फिर वो कपास एक धागा मिल में गई, फिर कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में, फिर सिलाई करने वाले कारीगरों के पास, और आखिर में जाकर वो दुकानदार तक पहुंची। और इस पूरी की पूरी चेन में हर कदम पर खरीद फरोख्त हो रही है। किसान व्यापारी को कपास बेचता है, धागा मिल कपड़ा मिल को धागा बेचती है, और इसी तरह आगे। और जहां भी ये लेन देन है वहां ताकत का खेल है। मतलब एक ताकतवर खरीदार और एक कमजोर बेचने वाला। एकदम सही। और यहीं पर शोषण की गुंजाइश बनती है,
क्या उस किसान को उसके कपास का सही दाम मिला? क्या उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को सही वेतन और एक सुरक्षित माहौल मिला? और क्या वो कमीज खरीदने वाले ग्राहक को अच्छी क्वालिटी का सामान मिला? बिल्कुल। इन सारे सवालों का जवाब हाँ में हो, यही सुनिश्चित करना कानूनों का काम है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोदते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मजदूरों की। रिपोर्ट्स में न्यूनतम मजदूरी कानून का जिक्र है। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सरकार ने एक न्यूनतम वेतन तय कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि एक मजदूर जिसे हर दिन काम खोजने की चिंता है, वो अपने मालिक के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत कर भी सकता है? यही तो असली चुनौती है। देखिए, निजी कंपनियां, ठेकेदार, उनका पहला मकसद है मुनाफा कमाना। सही बात है। और मुनाफा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है? लागत कम करना। और लागत में सबसे बड़ा हिस्सा अक्सर मजदूरों के वेतन का होता है। तो वो कोशिश करते हैं कि कम से कम मजदूरी दें। बिल्कुल। मजदूर के पास सौदेबाजी की ताकत होती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मना करेगा तो उसकी जगह काम करने के लिए 10 लोग और खड़े हैं। मतलब ये एक मजबूरी का फायदा उठाने जैसा है। हाँ, एक तरह से। और यहीं पर न्यूनतम वेतन कानून की भूमिका आती है। ये कानून कहता है कि आप मजदूर की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते। एक तय रकम से कम वेतन देना गैर कानूनी है। और सरकार को इसे समय समय पर बढ़ाना भी पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल, ताकि वो महंगाई के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। लेकिन कानून सिर्फ वेतन तक ही तो सीमित नहीं है। इन रिपोर्ट्स में काम करने की जगह पर सुरक्षा यानी वर्कप्लेस सेफ्टी की भी बात है। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हाँ, इसका मतलब बस इतना है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपकी जान को खतरा तो नहीं है। क्या फैक्ट्री में आग बुझाने के यंत्र हैं? क्या कोई इमरजेंसी दरवाजा है? क्या खतरनाक मशीनों को ठीक से मेंटेन किया जाता है? और ये सब मालिक की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन फिर वही मुनाफे की बात आ जाती है। सुरक्षा पर खर्च करना कंपनियों को अक्सर एक अतिरिक्त लागत लगती है, जिसे वो बचाना चाहती हैं। और ये सिर्फ मजदूरों की बात नहीं है, हम सब उपभोक्ता भी हैं। हमारे लिए भी तो कानून है। जरूर है। सोचिए, आपके घर में इस्तेमाल होने वाला प्रेशर कुकर, अगर वो ISI मार्क के मानकों पर खरा नहीं उतरता तो वो एक टाइम बॉम्ब जैसा है। बिल्कुल। या जो दवा आप खरीद रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो बीमारी ठीक करने के बजाय जान ले सकती है। इसीलिए चीजों की क्वालिटी कंट्रोल करने वाले, जरूरी सामान की कीमतें तय करने वाले, ये सब कानून बनाए गए हैं। इसमें एक और बहुत संवेदनशील पहलू है, बाल मजदूरी। 2011 की जनगणना का आंकड़ा तो चौंकाने वाला है कि 5 से 14 साल के 40 लाख से ज्यादा बच्चे काम कर रहे थे। हाँ, और तब भी कानून था। 1986 से कानून तो था, लेकिन उसमें कई कमियां थी। अच्छा, जैसे? वो सिर्फ खतरनाक कामों में बाल मजदूरी को रोकता था। इसकी वजह से कई बच्चे कालीन उद्योग या बीड़ी बनाने जैसे कामों में लगे रहते थे, जो कम खतरनाक बिल्कुल नहीं थे। तो फिर 2016 में ऐसा क्या खास किया गया जो पहले नहीं हो पा रहा था? क्या पुराने कानून में कोई बड़ी कमी थी? 2016 का संशोधन एक बहुत बड़ा कदम था। उसने 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का काम कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, और 14 से 18 साल के किशोरों को किसी भी खतरनाक काम में लगाना। हाँ, उसे एक संज्ञेय अपराध बना दिया। संज्ञेय अपराध यानी पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये कानून को ज्यादा ताकत देता है। और इन रिपोर्ट्स में पेंसिल पोर्टल का भी जिक्र है। हाँ, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी बाल मजदूरी को रोकने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का एक मंच। तो मतलब कोई भी नागरिक शिकायत कर सकता है? कोई भी कहीं भी बाल मजदूरी होते देखें तो इस पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो कागज पर तो हमारे पास मजदूरों, उपभोक्ताओं, बच्चों सबके लिए कानून है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, असली सवाल यह है कि इन्हें जमीन पर उतारा कैसे जाए। यहीं पर कानून बनाने और उसे लागू करने का फर्क साफ नजर आता है। और ये फर्क बहुत बड़ा है। कानून को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारी नियमित रूप से फैक्ट्रियों, दुकानों और दफ्तरों का निरीक्षण करें। ये देखने के लिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। हाँ, वे देखें कि क्या न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, क्या सुरक्षा के इंतजाम हैं, कहीं कोई बच्चा तो काम नहीं कर रहा, और अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए, उसे सजा दी जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। सरकारी अफसर कम होते हैं, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, और मालिक इतने ताकतवर होते हैं कि वे इन कानूनों को धत्ता बता देते हैं। बिल्कुल, और इन सब की जड़ हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में है।
शोषण से मुक्ति का अधिकार का मतलब ही यही है कि किसी से बंधुआ मजदूरी या कम वेतन पर जबरन काम नहीं करवाया जा सकता। संविधान तो ये भी कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम पर नहीं रखा जा सकता। हाँ, ये सिर्फ कानून नहीं, ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और जब इन अधिकारों और कानूनों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है तो क्या हो सकता है? इसका सबसे भयावह, सबसे दुखद उदाहरण हमारे सामने है। भोपाल गैस त्रासदी। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिसे दुनिया में सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी माना जाता है। तारीख थी 2 दिसंबर 1984। भोपाल शहर में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड का एक कीटनाशक बनाने का कारखाना था। और आधी रात के बाद करीब 2 बजे उस कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC नाम की एक जानलेवा गैस रिसने लगी। हमारे सामने इस त्रासदी की एक पीड़िता अजीजा सुल्तान का अनुभव है। वो बताती हैं, मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी सुनाई दी। देखा तो पूरा कमरा सफेद धुएं से भरा था। लोग चीख रहे थे, भागो भागो। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूँ। आंखें बुरी तरह जलने लगीं। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं थी, ये उस रात पूरे शहर की हकीकत बन गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 3 दिन के अंदर 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 8,000? हाँ, और लाखों लोगों पर इसका असर हुआ। और आज इतने सालों बाद भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि लगभग 50,000 लोग इतने बीमार हैं कि कोई काम नहीं कर सकते। जो बच गए उनकी जिंदगी भी तबाह हो गई। सांस की गंभीर बीमारियां, आंखों की रोशनी जाना और आने वाली पीढ़ियों में बच्चों में अजीब तरह की शारीरिक विकृतियां पैदा हो रही हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि ये कोई हादसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था। यूनियन कार्बाइड ने सिर्फ पैसे बचाने के लिए जानबूझकर सुरक्षा के उपायों को नजरअंदाज किया था। मतलब ये जानबूझकर किया गया। हाँ, त्रासदी से पहले भी उस कारखाने में गैस रिसाव की कई छोटी-मोटी घटनाएं हो चुकी थीं, जिसमें एक मजदूर की मौत भी हुई थी। लेकिन कंपनी ने कोई सबक नहीं सीखा। 1 मिनट, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक ही कंपनी जानबूझकर अपने भारतीय प्लांट में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी सिर्फ इसलिए कि यहाँ के कानून कमजोर थे। बिल्कुल, ये लापरवाही नहीं, ये तो साफ-साफ एक सोची समझी रणनीति लगती है। रिपोर्ट्स में इसकी कोई तुलना है? हाँ, साफ-साफ तुलना की गई है। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में यूनियन कार्बाइड का जो दूसरा प्लांट था, वहां सुरक्षा के लिए कंप्यूटराइज्ड चेतावनी और निगरानी की व्यवस्था थी। और भोपाल में? जबकि भोपाल प्लांट में सब कुछ मजदूरों के अंदाजे और मैनुअल जांच के सहारे चलता था। अमेरिका में खतरा होने पर लोगों को सुरक्षित निकालने की पूरी योजना थी। भोपाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये फर्क क्यों था? वजह साफ थी, जो हमने शुरू में कही थी, बिजनेस मॉडल। कंपनी ने भारत में कारखाना इसीलिए खोला था क्योंकि यहाँ मजदूरी सस्ती थी। मतलब कम वेतन पर ज्यादा काम? हाँ, यहाँ के मजदूरों को कम वेतन देकर उनसे ज्यादा घंटों तक काम कराया जा सकता था। और सबसे बढ़कर यहाँ सुरक्षा और पर्यावरण के कानून बहुत कमजोर थे, जिन पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। इन रिपोर्ट्स में कुछ आंकड़े हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। भोपाल प्लांट में सुरक्षा के लिए रखे गए मजदूरों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी गई थी। आधी कर दी। हाँ, मजदूरों को दी जाने वाली सुरक्षा ट्रेनिंग का समय 6 महीने से घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दिया गया था। सिर्फ 15 दिन? और रात की पाली के लिए जो एक मेंटेनेंस मजदूर का पद था उसे भी खत्म कर दिया गया था। सोचिए, लागत में थोड़ी सी कटौती सीधे सीधे हजारों लोगों की जान की कीमत पर की गई। तो फिर जवाबदेही का क्या हुआ? जाहिर है कंपनी ने अपनी गलती तो मानी नहीं होगी। गलती मानना तो दूर, उन्होंने जिम्मेदारी लेने से भी साफ इनकार कर दिया। भारत सरकार ने कंपनी के खिलाफ $3 अरब का मुकदमा दायर किया। $3 अरब? हाँ, लेकिन 1989 में सरकार सिर्फ $47 करोड़ के मुआवजे पर समझौता करने के लिए मान गई। ये मांगी गई रकम का सिर्फ 15% था। और पीड़ितों का क्या? वो हजारों लोग जो मर गए, जो आज भी बीमार हैं। पीड़ितों ने इस समझौते के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी समझौते को बनाए रखा। आज त्रासदी के दशकों बाद भी लोग पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और इंसाफ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और वो कारखाना? कंपनी ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन हजारों टन जहरीला कचरा वहीं छोड़ दिया, जो आज भी जमीन में रिस कर पानी को जहरीला बना रहा है। और अब उस प्लांट की मालिक डाओ केमिकल नाम की एक दूसरी कंपनी है जो कहती है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब इंसाफ की लड़ाई आज भी जारी है। बिल्कुल, लेकिन इस भयानक त्रासदी का एक नतीजा जरूर हुआ। इसने भारत में पर्यावरण के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया।
अच्छा। 1984 से पहले हमारे देश में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कानून ना के बराबर थे। उद्योगों को हवा और पानी में प्रदूषण फैलाने की लगभग खुली छूट थी। मतलब पर्यावरण को एक मुफ्त की चीज समझा जाता था। हाँ, जिसका कोई भी कितना भी इस्तेमाल कर सकता है। भोपाल ने सरकार की आंखें खोल दी। सरकार पर जबरदस्त दबाव बना और उसने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कई नए और सख्त कानून बनाए। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अब प्रदूषण फैलाने वाले को ही उसके नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसे पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहते हैं। यानी जो गंदा करेगा वही साफ भी करेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। और इसमें न्यायपालिका की भी कोई भूमिका रही? हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाई। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के एक मामले में कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या था वो फैसला? कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन का अधिकार देता है, उसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। उसका मतलब है प्रदूषण मुक्त हवा और पानी के साथ एक स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार, और ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल सवाल खड़ा होता है, जिसका जिक्र इन रिपोर्ट्स में भी है। जब अदालतों ने दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को बंद करने या शहर से बाहर भेजने का आदेश दिया, तो इससे पर्यावरण तो शायद कुछ बेहतर हुआ, लेकिन उन कारखानों में काम करने वाले हजारों मजदूरों का रोजगार छिन गया। सही बात है। समस्या एक जगह से खत्म होकर दूसरी जगह चली गई। तो क्या ये पर्यावरण बनाम रोजगार की लड़ाई है? ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। एक साफ सुथरे पर्यावरण और लोगों के रोजगार के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये वर्सेस वाली लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है स्मार्ट नीतियां बनाने का। कारखानों को सीधे बंद करने के बजाय उन्हें नई और साफ सुथरी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सरकार उन्हें इसमें आर्थिक मदद दे सकती है। और जो ऐसा न करे, और जो उद्योगपति ऐसा नहीं करते, उन पर इतना भारी जुर्माना लगाया जाए कि उनके लिए प्रदूषण फैलाना फायदे का सौदा ना रहे। इससे मजदूरों का रोजगार भी बचेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात साफ है, सामाजिक न्याय और एक सुरक्षित समाज के लिए कानून रीढ़ की हड्डी की तरह है। वे लोगों को शोषण, अन्याय और खतरों से बचाते हैं। लेकिन सिर्फ कानून बना देना मंजिल नहीं, बल्कि सफर की शुरुआत है। उनका सही ढंग से बिना किसी भेदभाव के लागू होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कमजोर कानून या खराब कार्यान्वयन, जैसा कि हमने भोपाल में देखा, हाँ, वो एक भयानक त्रासदी का कारण बन सकता है। और सरकार और निजी कंपनियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने में जनता के दबाव और जागरूकता की भूमिका सबसे बड़ी है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि आज भी कई विकसित देश अपने जहरीले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में भेज रहे हैं, ताकि वहां के कमजोर कानूनों का फायदा उठाकर अपने देश को साफ सुथरा रख सकें। हाँ, तो जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि एक सुरक्षित जीवन और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाए, न कि कोई ऐसी विलासिता जो सिर्फ अमीर देशों के नसीब में हो। तो साथियों, आज हमने एनसीईआरटी कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पूरी पुस्तक को एक ही ऑडियो बुक में विस्तार से समझा। ये पुस्तक न केवल स्कूल परीक्षा के लिए, बल्कि यूपीएसएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएसएससी, एसएससी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संविधान, संसद, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और कानून जैसे विषयों की मजबूत नींव तैयार करती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी तैयारी में यह छोटा सा प्रयास आपको आपके लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाए। इसी कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद।